गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का मॉक टेस्ट अक्टूबर 2020 का जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं सीए संजय कुमार गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आज अपन यहाँ पर इसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में आपको न केवल उसके आंसर में बताऊंगा बल्कि उसके लॉजिक्स और उसका किस तरीके से हमको समझना है। मतलब कहीं ना कहीं इस पेपर में जब आप डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ओवरऑल इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज भी अपग्रेड हो, कॉन्सेप्ट अपग्रेड हो, इसकी मैं कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इट इज अ मॉक टेस्ट पेपर ऑफ टेस्ट सीरीज ऑफ इश्यू बाय आईसीआईसीआई अक्टूबर 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं अपन। फाउंडेशन कोर्स पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन कमर्शियल नॉलेज, जिसमें पार्ट 1 बिजनेस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिस्कस करूंगा और पार्ट 2 जो है बीसीके जो है जिसको हम बोलते हैं वो अभिषेक सर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सपेक्ट द कंज्यूमर टू बिहेव इन अ मैनर। तो जब इकोनॉमिक हम एनालिसिस करते हैं तो कंज्यूमर के बिहेवियर का हम क्या करते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं। तो कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर इन अ मैनर विच इज, तो इसमें करेक्ट आंसर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच इज रैशनल, लॉजिकल। ठीक है, तो वैसे तो देखिए कंज्यूमर कई बार इरेशनल डिसीजन भी लेते हैं, बट इकोनॉमिक एनालिसिस करते समय हम ये बेसिक एजम्पशन ले लेते हैं कि कंज्यूमर कैसा बिहेव करेगा, प्राइस चेंजेस के या जो भी चीज चेंजेस होगी उसमें उसका बिहेवियर हमेशा रैशनल रहेगा, लॉजिकल रहेगा। ठीक है, ना इरेशनल रहेगा, ना इमोशनल रहेगा, ना इंडिफरेंस रहेगा। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, एक जैसा डिसीजन कहां रहेगा इसमें। तो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन ए, रैशनल डिसीजन। तो कभी भी इकोनॉमिक एनालिसिस में ये एजम्पशन लेकर ही हम एनालिसिस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, इफ यू गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। द फर्म इनकाउंटर शटडाउन पॉइंट। कई बच्चों को ये शटडाउन पॉइंट, लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बच्चों को शटडाउन पॉइंट समझ में नहीं आता। पहले मैं शटडाउन पॉइंट बता देता हूं आपको। शटडाउन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा आउटपुट, एक ऐसी सिचुएशन है किसी फर्म की जहां पर अगर फर्म बिजनेस को चालू रखे तो उसको जितना लॉस होगा, बिजनेस को अगर बंद कर दे तो भी उसको लॉस उतना ही होगा। मतलब इस केस में लॉस जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर रहता है। तो ये सिचुएशन कब आएगी, अब इसके ऑप्शन को टैली कीजिए आप। ऑप्शन में लिखा है एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस एट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो पहले तो क्लियर कर लीजिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि हर फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल आउटपुट पे ही काम करती है। तो थोड़ा सा मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो ये वो लेवल होता है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर रहती है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रहती है। ये आपको चैप्टर 4 में पढ़ने मिल जाएगा। ठीक है, तो वो तो इसी लेवल पे काम करेंगे। चारों ऑप्शन में देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, प्रॉफिट, मतलब काम तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे ही कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शट डाउन पॉइंट क्या है। तो शट डाउन पॉइंट का मतलब हुआ, ए ऑप्शन लिखा एवरेज कॉस्ट इक्वल टू प्राइस। अगर आपकी एवरेज कॉस्ट, प्राइस का मतलब एवरेज रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो अगर ए ऑप्शन के हिसाब से अगर एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज कॉस्ट के बराबर हो गई तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो गई। तो यहां फैक्ट्री बंद क्यों करेंगे भाई, तो यहां तो फैक्ट्री चलाते ही रहेंगे, अपन चलाना ही सजेस्टेबल रहेगा। तो शटडाउन पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहां पर हमको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है एक प्रकार से। ठीक है, या इसको वैसे तो अपन नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं टेक्निकली। तो इस केस में तो हम फैक्ट्री चलाएं चाहे बंद कर रहे, एक ही सिचुएशन रहेगी, ये शटडाउन पॉइंट तो है नहीं। बी ऑप्शन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्राइस, यहां पर प्राइस के बराबर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, इसका कोई लेना देना नहीं कि फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होता ही नहीं है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन एवरेज। अब क्यों मैं बताऊंगा आपको, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर है, प्राइस। प्राइस का मतलब होता है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। अब आप समझिए, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपका जो रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, तो अब मान लो, समझना है इसको, कॉन्सेप्ट यहीं से सीखेंगे। मान लो 100 रुपए एवरेज रेवेन्यू और आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 100 रुपए है, तो ये आ गया नील। अब बताइए कौन सी कॉस्ट माइनस होगी इसमें, है ना। अगर मैं टोटल कॉस्ट, इसके टोटल कॉस्ट निकाल लूं, ठीक है, तो अब इसमें नेचुरली फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगी और फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है।
तो मैं यहीं पर एजम्पशन ले लेता हूं, मान लो 25 की फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 25 का क्या हो गया आपका लॉस। अब आप देखिए फर्म को चला रहे हैं तो भी 25 का लॉस हो रहा, नहीं चलाएंगे तो रेवेन्यू भी नहीं आएगी, कॉस्ट भी नहीं आएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो चलता ही रहेगा शॉर्ट टर्म में, तो 25 का लॉस होगा। नाउ सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, दिस सिचुएशन क्लियर द शटडाउन पॉइंट। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम में ले रहा हूँ, दो क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो मैं जरूर थोड़ा टाइम लूंगा, और जो सिंपल रहेगा मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। सो फ्रेंड्स इसीलिए अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है ना वेरिएबल कॉस्ट से भी कम रहता है ना, इसलिए प्रिंसिपल 1 जो हम चैप्टर 4 यूनिट 1 में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 1 बोलता है कि आपको फैक्ट्री रोक देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल 1 को भी मैं कोट कर रहा हूं यहां पर। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हुआ आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी। अब सबसे पहले तो हमको यह समझना चाहिए इसमें कि मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, नॉट अप्लाई। पहले समझ ले रिवर्स क्वेश्चन, मार्केट इकोनॉमी में जो अप्लाई नहीं होता, ठीक है भाई। तो मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब फ्रीडम रहता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी रहती है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करती। अब पढ़ते हैं, फर्म डिसाइड whom टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है, फर्म फ्रीडम है, फर्म डिसाइड करेगी, तो ये तो सही है। उसके बाद फर्म, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन लिखा है फर्म एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, बिल्कुल फर्म प्रॉफिट के लिए काम करते हैं इसमें। देन हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाई फ्रॉम देयर इनकम। सही बात है, हाउस होल्ड जो है वो डिसाइड करेंगे कि अपनी इनकम को कौन सी फर्म के प्रोडक्ट में लगाना है, तो डी बच गया अब तो डी में लिखा है द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर प्राइमरी फोकस दैट गाइड द डिसीजंस ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड। बिल्कुल गलत, गवर्नमेंट कभी भी फ्री इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी बोल लीजिए, इसमें गवर्नमेंट कभी भी फर्म को डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड करती है या कंट्रोल नहीं करती। तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो होगा डी, इट इज नॉट अप्लाई इन अ मार्केट सिस्टम। नाउ फ्रेंड्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी। स्कैरसिटी तो हम सबसे पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, कौन सी इकोनॉमी स्कैरसिटी के बिना है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर केस में स्कैरसिटी तो होगी ही होगी। स्कैरसिटी का मतलब हमारी वांट अनलिमिटेड है और उसे पूरा करने की जो साधन है, मीन्स है, दैट इज अ लिमिटेड। ओके, तो अब आप सोचेंगे कि भाई अमेरिका तो एक डेवलप कंट्री, वहां पर स्कैरसिटी नहीं होगी, नहीं, उनकी वांट और ऊपर चले जाती है। तो चेक करते हैं आंसर, द प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल आर फार्मर, उस समय स्कैरसिटी नहीं थी, उस समय स्कैरसिटी उस समय भी थी। मिथिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबडी इज बिलियनियर, भैया हर कोई करोड़पति अरबपति हो जाएगा तो भी स्कैरसिटी रहेगी, उसके ख्वाब फिर एरोप्लेन के हो जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं, वो हमेशा ऊपर सोचते हैं लोग। तो स्कैरसिटी का मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी सोच है, उसके हिसाब से साधन हमेशा क्या रहेंगे, कम। ये बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है, चैप्टर 1 में दिया हुआ है आपके। द इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल अमंग्स द पीपल, पीपल के बीच में अगर इक्वल बांट देंगे तो ठीक है ना, जिसकी इनकम सबकी इक्वल सेम है, लेकिन उनके ऑब्जेक्ट हमेशा वांट ऊपर रहेगी। मतलब आंसर कोई भी इसमें ए बी सी नहीं आएगा, द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नन ऑफ द अबव। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द प्राइस ऑफ मैंगोज, ऑप्शन पर पढ़ लेते हैं, प्राइस ऑफ मैंगोज, मैंगोज की प्राइस। द कॉस्ट ऑफ, मतलब हमको मैक्रो ढूंढना है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, ये एक डिपार्टमेंट का काम हो गया। मैक्रो देखो, नॉट अ माइक्रो मतलब मैक्रो ढूंढना है। द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस फॉर द मैंगोज मार्केट एंड द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। एकदम सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेशनल इकोनॉमीज एंड एनुअल ग्रोथ, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये देखिए, तो नेशनल इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ निकाल रहे हैं, मतलब आप मैक्रो लेवल की स्टडी कर रहे हैं, और मैक्रो लेवल की स्टडी कर रहे हैं मतलब नॉट अ माइक्रो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, द ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। फ्रेंड्स अब डिस्कस करते समय इसमें मैं आपको बता देता हूं कि वैसे तो पेपर आते ही मैं आपको फटाफट डिस्कस कर रहा हूं, बट इन केस या तो क्वेश्चन में कहीं कोई किसी में मिस्टेक हो या मेरे डिस्कशन में कोई मिस्टेक रह जाती है और मेरे को बाद में पता लगता है,
तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपका इस क्वेश्चन में डिस्कशन था, और मेरे को भी अगर लगता है रिसर्च के बाद तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में कोरिजेंडियम लिखकर डाल दूंगा, तो इससे अपना एक कम्युनिकेशन गैप दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में है मार्जिनल रेवेन्यू विल बी निगेटिव, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी निगेटिव इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बोला था कि थोड़ा लॉजिक और थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस नंबर वाइज भी बताऊंगा। तो देखिए मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव कब रहती है, इसका मैं आपको अगर पेज नंबर बताऊं तो देखिए स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 4.158 में अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर एक पैराग्राफ मिलेगा जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये जो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप चेक कीजिए, ये फॉर्मूला दिया मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस 1 बाई आई डिवाइड बाई ई फॉर इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव कब होगी, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। इसका लॉजिक यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन के दौरान मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि क्वेश्चन के दौरान अगर कोई कॉन्सेप्चुअली चीजें याद नहीं आती तो क्वेश्चन के दौरान ही जाकर क्लियर करके आना चाहिए। इसको रेट्रो स्टडी बोलते हैं। इससे आपका लॉजिक एकदम अच्छे से क्लियर होता है। तो अभी तो इस वीडियो में डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको ये इसीलिए पेज नंबर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन में पेज नंबर डाल देना, इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। तो नेचुरली ई लेस देन 1 मतलब कि ई लेस देन मतलब इन इलास्टिक। तो देखिए लेस देन 1, तो ऑप्शन कौन सा सही है, मोर देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ गिफिन गुड्स, इन केस ऑफ गिफिन गुड्स द डिमांड कर्व विल बी, डिमांड कर्व, पहले तो गिफिन गुड्स याद कीजिए आप। गिफिन गुड्स क्या होता है, गिफिन गुड्स में जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड और बढ़ती है। ब्रेड और केक का एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था आपको। तो इस कहीं ना कहीं फिर इसकी डिमांड कैसे होगी, प्राइस बढ़ेगी तो इधर अगर प्राइस है, इधर क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस और बढ़ेगी तो डिमांड और बढ़ जाएगी। तो ये कैसा बन रहा है, देखिए कर्व यहाँ पर कर्व बन रहा है अपवार्ड स्लोपिंग टू राइट, मतलब कहीं ना कहीं सप्लाई कर्व जैसा बन रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा अपवार्ड स्लोपिंग कर्व। हॉरिजेंटिकल मतलब सीधी लाइन होती है, ये सॉरी हॉरिजेंटिकल मतलब ये हो गया। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो डिमांड कर्व नॉर्मल हो गया, वर्टिकल बिल्कुल सीधी लाइन हो गई। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं फ्रेंड्स फटाफट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट हमको ढूंढना है यहाँ पर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर है। तो पहले तो नॉर्मेटिव को समझ लीजिए आप। दो टाइप का नेचर होता है, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। नॉर्मेटिव मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, एंड पॉजिटिव मतलब व्हाट इज फैक्ट की बात चलती है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव ज्यादा है लेकिन यूज दोनों का होता है, बट ठीक है बाकी ऑप्शन देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विथ स्टैटिस्टिक्स, इसके साथ स्टैटिस्टिक्स के साथ एक क्लोज कनेक्शन है इसका। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के साथ क्लोज कनेक्शन तो होगा ही, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को देख के डिसीजंस लेते हैं। पहले क्या सेल थी, आगे क्या सेल होगी, सेम सेल में बिजनेस साइकिल में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिस्ट नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स, मैक्रो वेरिएबल पे उनको वरी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत लिखा है। अगर आप मैक्रो एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे तो बिजनेस में वाइज डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस चीज को समझने के लिए आप बिजनेस साइकिल चैप्टर 5 देख सकते हैं। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। क्यों मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, क्योंकि मैं इसके बेस पर ही मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में इसको दिखाऊं, शो करूं कि स्टडी मटेरियल में थोड़ा समझ में आएगा आपको। पेज नंबर 1.5 में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया है। इसमें क्लियर कट दिखता है कि बिजनेस डिसीजन लिया जाता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन। और नीचे अगर आप एक डेफिनेशंस देखेंगे तो इसमें दिखेगा दिस थ्योरी प्रोवाइड द मैनेजर्स विद अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ मेकिंग द बिजनेस डिसीजन। तो मैनेजमेंट को बिजनेस डिसीजन लेने के लिए इसको यूज किया जाता है। यहां तक कि इस थ्योरी में आपको मैक्रो और माइक्रो लेवल का यूज भी दिख जाएगा। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो दोनों यूज करता है। और एक कहीं ना कहीं ये जो है नॉर्मेटिव रोल भी प्ले करता है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसका कंक्लूड क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे कि यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्यों, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल। बिल्कुल गलत है, मैक्रो वेरिएबल भी देखा जाता है इसमें। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था
हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं ना तो ऐसे रिवर्स क्वेश्चन को ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा और हम करेक्ट ढूंढ रहे पता लगा। ठीक है, कई बार क्या होता है स्टेटमेंट करेक्ट होता है, स्टेटमेंट ट्रू होता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन नहीं होता, वो हमको इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट ढूंढना है हमको। चलिए ऐसा कई बार देखा गया, गड़बड़ी होती है। नाउ फ्रेंड्स वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एक्सप्रेस द व्यू दैट द इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से अपने फाउंडेशन की स्टडी मटेरियल में बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं किया होगा, पहले सीपीटी में इसकी डिटेल डिस्कशन थी। तो ये क्वेश्चन को मैं एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट या एक यूनिक लीक से हटके मानूंगा, आप मार्क कर लीजिए। है क्वेश्चन बहुत इजी। हु एक्सप्रेस द व्यू इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड। पहले तो इसका वर्ड का मतलब समझ जाइए। न्यूट्रल बिटवीन एंड का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट नहीं देता। इकोनॉमिक्स केवल ये देखता है कि किस कंज्यूमर को क्या पसंद है, वो उसके लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उसी को सेलेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स का ये काम नहीं है कि सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अगर उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो उसकी तरफ जाएगा, उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। मतलब डिसीजन वैल्यू जजमेंट नहीं देता, ऐसा कहना था रॉबिन्स का। तो बेसिकली फ्रेंड्स इसको आप सर्च कीजिएगा, बट स्टडी मटेरियल में इसकी डिटेल वर्किंग हमारे सीए फाउंडेशन में नहीं दी हुई है, इसलिए मैंने मार्क किया क्वेश्चन को। तो रॉबिन्स का कहना था कि भाई इकोनॉमिक्स एक न्यूट्रल बिटवीन एंड है, एंड के बीच में न्यूट्रल रहता, वो ये नहीं बताता क्या करना है क्या नहीं करता। और इसी कारण से रॉबिन्स का जो क्रिटिसिज्म हुआ था, कई लोगों ने बोला था कि रॉबिन्स का जो साइंस है, रॉबिन्स नहीं बोला था इकोनॉमिक्स एक साइंस है, बट उसका साइंस है वो कलरलेस है और उसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होता। जबकि किसी भी साइंस में फैक्ट को जानने के बाद उस पर इंप्रूवमेंट या उसमें वैल्यू जजमेंट भी होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस, मतलब मार्केट इकोनॉमी यूजेस एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस। रिसोर्स एलोकेट करने के लिए प्रिंसिपल मींस क्या यूज करते हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें ज्यादातर लगता है स्टूडेंट्स को भाई डिमांड होगा या सप्लाई होगा, एफिशिएंसी होगी। द करेक्ट आंसर प्राइस है। मैं आपको बताता हूं प्राइस क्यों है। एक्चुअली देखिए किसी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में डिमांड इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट। भाई डिमांड के बेस पर जिसकी डिमांड रहती है वही बनाते हैं, मार्केट इकोनॉमी में वही बनाती है फर्म। और नेचुरली सप्लाई भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही इक्विलिब्रियम प्राइस निकलता है। तो अगर एक आंसर लिखा जाए ना तो डिमांड और सप्लाई के सेंटर पॉइंट पर रहती है प्राइस, तो कहीं ना कहीं प्राइस मैकेनिज्म कहलाता है ये। और प्राइस मैकेनिज्म के आसपास ही एक चीज घूमती है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी प्राइस बेस्ड चलती है, प्राइस ही सेंटर पॉइंट है डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी मैं मार्क करता हूं। कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते, समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पक्का। अच्छा, आपको अगर कोई डाउट है मेरे डिस्कशन पे तो आप कमेंट में डालिए, तो मैं उसको और ज्यादा एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा आपको। चलिए, तो और जो क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूं उसको स्पेशल मार्क करना, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर एग्जाम तक भी समझ नहीं आता तो कम से कम उन क्वेश्चंस को एक मेमोरी वाले एरिया में डाल देना कि भाई हाँ ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, फाउंडेशन के एग्जाम के बाद देख लेंगे, अभी तो सही आंसर बना के आना, अभी तो नंबर निकालना है। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय। स्कैरसिटी किसने दिया डेफिनेशन। फ्रेंड्स अगेन इस क्वेश्चन को भले इजी है लेकिन मार्क करके रखना, क्योंकि ये भी हमारे स्टडी मटेरियल में फोकस नहीं किया है। मैं आपको यहां समझा देता हूं। स्कैरसिटी मतलब वही है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और उसको पूरा करने के जो साधन है, जो मीन्स है, वो लिमिटेड है। ओके, इसको पहली बार रॉबिन्स ने ही दिया था। रॉबिन्स ने ही पहली बार बताया था कि वांट ज्यादा है, वांट हमारी बहुत ज्यादा है। पॉइंट समझना, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, स्टडी में नहीं मिलेगा आपको। वांट हमारी ज्यादा है और हमारे पास जो मीन्स हैं वो कम है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, बेस्ट वांट की तरफ, जिसमें हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें हम सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन करने की इस साइंटिफिक प्रोसेस को ही उन्होंने इकोनॉमिक्स का नाम दिया, जिसमें उन्होंने नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट को अलग रखा। उन्होंने बोला भाई जिस पे सेटिस्फेक्शन उसको ज्यादा मिलेगा उसको वो सेलेक्ट करेगा। और सिलेक्शन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मीन्स लिमिटेड है। और जहां सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है उसको सेलेक्ट करेगा, चाहे उसके लिए वो अच्छी चीज ना हो। इसलिए तो लिखा था वो पहले वाले क्वेश्चन में कि वो जो है एंड के प्रति क्या रहता है, वो जो है इनडिफरेंस रहता है। तो उसको भी रॉबिन्स ने ही बताया था। रॉबिन्स का नाम बहुत हुआ था दोस्तों, क्योंकि रॉबिन्स सर लीनियल रॉबिन्स जो थे
उनका नाम हुआ था क्योंकि उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को एक साइंस का दर्जा दिया था सही मायने में। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। चलिए आगे चलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ साइंस, द डेफिनेशन ऑफ साइंस विच डील्स विथ द वेल्थ ऑफ द नेशन वॉज गिवन बाई। फ्रेंड्स, वेल्थ ऑफ द नेशन, तो वेल्थ ऑफ द नेशन जो है सबसे पहले साइंस को एज अ वेल्थ के रूप में जब बताया गया था, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, दैट इज अ अल्फ्रेड मार्शल नहीं है, एसी पिगू, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बेसिकली इसको एक वेल्थ मतलब पैसे का ही साइंस है ये, वेल्थ ऑफ द नेशन इंक्वायरी करते हैं। उनकी डेफिनेशन थी द इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद द विच इंक्वायर द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसको भी मैं मार्क कर रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसे क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिए हैं जो इसका डिटेल डिस्कशन स्टडी मटेरियल में नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फील कीजिए कि कौन सा एरिया हमको, ये जो 2-4 इकोनॉमिस्ट का है वो एरिया हमको यहाँ पर पढ़ना है। मैं कुछ नोट्स बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसने पढ़ने से ये वाले एरिया के क्वेश्चन भी आपको बन जाएंगे क्योंकि स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिस्प्यूट होगा तो मेरे को कमेंट में डालिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का फीचर नहीं है, नॉट वन ऑफ द फीचर। तो देखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब अगेन फ्री इकोनॉमी है, सब अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो इसका फीचर नहीं। राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ तो होता है, तो हमको तो अगेंस्ट में जाना है इसके। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर ये भी होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव ये तो भैया नहीं होता, यहाँ तो हाईएस्ट प्रॉफिट मोटिव होता है। कंपटीशन ये भी होता है, तो हर चीज होता है एक्सेप्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप। इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चीज है, ये आप अगर पेज नंबर 1.11 में देखेंगे तो ये दिख जाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड। तो अल्टीमेटली ये डिसीजन क्यों लेना पड़ रहा है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है। कहीं ना कहीं रिसोर्स कम है। अगर आपका रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाए तो आप कितना बनाना है, पूरा बनाना है, सबके लिए बनाना है, ये आंसर करते। लेकिन जब आपके मीन्स कम रहते हैं, स्केर्स मीन्स रहते हैं, तब आपको ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आने लगेगा। इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, आउटपुट तो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि स्केर्स कम है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है। और बी सी डी को देखिए जरा। कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे वुड विश, उनके पास उतनी मनी नहीं रहती। ये यहां पर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, कंज्यूमर की प्रॉब्लम है। देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ये होता है, लेकिन ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में नहीं आता। रिसोर्स आर नॉट ऑलवेज अलोकेटेड इन ऑप्टिमम वे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, इसके थीसिस पढ़िएगा आप लोग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कॉन्स्पिकुअस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज। अब आप देखिए कॉन्स्पिकुअस गुड्स का मतलब क्या होता है। कॉन्स्पिकुअस गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो एक प्रेस्टीज क्रिएट करता है, वो महंगा है करके उसकी डिमांड है। मतलब डायमंड रिंग की बात करूं अगर मैं, तो डायमंड रिंग जो है बंदा क्यों पहनता है, कोई भी क्यों यूज करता है, उससे हेल्थ तो ठीक रहती नहीं है, केवल दिखावे के लिए पहनता है। तो प्रेस्टीज गुड्स है, वो दिखावे वाली गुड्स है, स्नॉब गुड्स है। वेबलिन गुड्स भी वही होता है, 3 नाम है इसके, प्रेस्टीज गुड्स, स्नॉब गुड्स, वेबलिन गुड्स। मतलब आंसर हो गया इसका ऑल ऑफ द अबोव। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चिकन एंड फिश आर सब्सटीट्यूट, ठीक बात है, चिकन एंड फिश आर सब्सटीट्यूट गुड्स की बात चल रही है, मतलब अल्टरनेट यूज हो सकता है ये। इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस, चिकन की प्राइस बढ़ेगी तो नेचुरली लोग चिकन छोड़ के किधर चले जाएंगे, अल्टरनेट प्रोडक्ट फिश की तरफ चले जाएंगे। तो डिमांड ऑफ फिश विल, मेरे को तो लगता है ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। तो डिमांड ऑफ फिश विल क्या होगा, थोड़ा सोचिए। चिकन की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको छोड़ के लोग फिश की तरफ जाएंगे, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन चेक कीजिए, क्या ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा है इसमें। तो ए ऑप्शन है इंक्रीज और डिक्रीज, भैया दोनों काम नहीं होगा, एक ही काम होगा। बी ऑप्शन देखिए इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व ऑफ फिश विल शिफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि फिश की जो डिमांड बढ़ी है वो फिश की प्राइस के कारण नहीं बढ़ी है, किसी और रीजन से बढ़ी है। और जब किसी और रीजन से बढ़ती है तो यहां पर डिमांड कर्व क्या होता है, फिश का जो डिमांड कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा।
तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन पे मैं नहीं जा रहा हूं, देखिएगा क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। कोको कोला एंड पेप्सी आर सब्स्टिट्यूट, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। राइज इन द प्राइस ऑफ कोको कोला, तो अगर प्राइस राइज इन द प्राइस ऑफ कोको कोला विल क्या करेगा भाई, कोई एक ऑप्शन फिट करके देखते हैं। पहला, इंक्रीज द डिमांड फॉर पेप्सी, बात तो सही है, कोको कोला के प्राइस बढ़ेगी तो क्या करेंगे लोग, पेप्सी की तरफ जाएंगे, तो इंक्रीज पहला फिल इन द ब्लैंक्स तो ठीक है। एंड द क्वांटिटी ऑफ पेप्सी सोल्ड विल इंक्रीज, तो नेचुरली उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, पेप्सी की डिमांड कर्व है और पेप्सी की डिमांड कर्व, और मान लो ये सप्लाई कर्व है, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, पेप्सी की बनाई हूं मैं। अब यहाँ पर कोको कोला की प्राइस बढ़ गई तो इसकी डिमांड राइट शिफ्ट हो जाएगी, पॉइंट समझ में आ रहा है। और जैसे इसकी डिमांड राइट शिफ्ट होगी, कंसेप्ट समझना, तो नेचुरली क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ कोको कोला विल इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रही है तो द डिमांड फॉर पेप्सी एंड क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, तो देखिए डिमांड भी बढ़ गई और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, द क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, द डिक्रीज इन डिमांड फॉर मोबाइल, डिक्रीज इन डिमांड फॉर मोबाइल, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी सब चीज सेम है, केवल मोबाइल की डिमांड डिक्रीज हो रही है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन पढ़िए, इंक्रीज द नंबर ऑफ मोबाइल बॉट। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा इसमें। ये देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन पे आप एक डिमांड और सप्लाई कर्व बना लीजिए, ये देखिए, ये डिमांड कर्व डी और ये एक सप्लाई कर्व, ठीक है, दो बन गया। अब अदर थिंग सेम है, और हो क्या रहा है, ये मोबाइल का डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, मतलब यहां पर आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इसकी नॉर्मली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये बेस है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन डिमांड फॉर मोबाइल, अभी मोबाइल की डिमांड डिक्रीज हो रही है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो रही है, मैं अलग कलर से यहां बना देता हूं, लेफ्ट शिफ्ट हो गई। तो देखिए जरा क्या हो रहा है, नया इक्विलिब्रियम प्राइस गिर जाएगी और क्वांटिटी भी गिर रही है, ये दिखना चाहिए, अदर थिंग सेम है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों क्या हो रही है, यहां पर दोनों यहां पर कम हो रही है। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, तो ऑप्शन में लिखा है डिक्रीज द नंबर ऑफ मोबाइल बॉट, बात तो सही लिखी है, फिर डिक्रीज द प्राइस बट इंक्रीज द नंबर ऑफ मोबाइल बॉट, तो ये तो सही लिखा है, लेकिन सेकेंड हाफ गलत हो गया, इंक्रीज द प्राइस ऑफ मोबाइल, सी सही लिखा है, और डी देख, नहीं इंक्रीज भी गलत हो गया, डी हो गया डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोबाइल बॉट, डी इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर, प्राइस भी गिरेगी और क्वांटिटी भी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होगी। ऐसे डायग्राम के थ्रू दोस्तों आप इसको चेक करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी समझ जाएंगे आपको। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंफीरियर गुड्स इज और आर फॉल्स। इंफीरियर गुड्स दोस्तों, इंफीरियर गुड्स, तो इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जो कि हम यूज अगर कर रहे हैं तो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा अच्छे गुड्स खरीदने का बजट नहीं है, तो मजबूरी में खरीद रहे हैं। तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ाऊंगा, मैं कम कर दूंगा बल्कि। अब ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, इंफीरियर गुड्स आर दोज विच वी विल नेवर बाई नो मैटर हाउ चीप दे आर, ये तो गलत लग रहा है। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स वी विल नेवर बाई, अगर बजट ही नहीं तो खरीदना पड़ता है कई बार। चलिए देखते हैं आगे, इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाई मोर इफ वी हैव बिकम पुअरर, बात तो सही है, जब हम पुअर होते जाएंगे तो ऐसे गुड्स को हम ज्यादा खरीदते हैं। थर्ड है, इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाई मोर इफ वी बिकम रिचर, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, जब हम रिच होंगे तो हम इंफीरियर गुड्स क्यों ज्यादा खरीदेंगे, उसको तो हम कम कर देंगे। तो देखिए यहां पर थर्ड ऑप्शन भी यहां पर गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए चेक कर लीजिए। फर्स्ट में लिखा है इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच वी विल नेवर बाई नो मैटर हाउ चीप दे आर, हम कभी नहीं खरीदेंगे, ये तो गलत है, खरीदना पड़ता है। बी बिल्कुल सही लग रहा है, पुअर होंगे तो इंफीरियर गुड्स ज्यादा खरीदेंगे हम, लग्जरी चीजें छोड़ना पड़ेगा हमको। और थर्ड तो बिल्कुल ही गलत हो गया, रिच होंगे तो हम इसको ज्यादा क्यों खरीदेंगे। तो सही ऑप्शन आया सेकंड। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया, देखिए इसमें क्वेश्चन देखिएगा, इसमें रिवर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है फॉल्स, फॉल्स क्या है, तो करेक्ट तो एक ही है ना, ये ट्रू है, सेकंड वाला ये ट्रू है, पुअर होंगे तो हम ज्यादा खरीदना पड़ेगा। तो फॉल्स क्या हुआ, 1 and 3, तो ऑप्शन ए 1 and 3 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, हेंस करेक्ट ऑप्शन।
तो ए स्टेटमेंट आएगा, समझिएगा, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आप। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 इज मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच टू डिमांड वॉज गिवन बाई। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, भैया दो ही तो कॉन्सेप्ट है हमारे पर चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 यूनिट 2 में दो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी के, एक मार्शल का मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक हिक्स एंड एलिन का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये मार्शल का नियम है, जिसमें ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये बताते हैं कि जैसे जैसे गुड्स का कंजम्पशन आप बढ़ाओगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको आप एमयू भी बोलते हैं, वो कम होती चली जाती है। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4 एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सर कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी है। केवल प्राइस इलास्टिसिटी पूछे या कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछे, एक ही बात है। और एक और कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखना, यूज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में है इजी, लेकिन इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब कई लोग क्या समझते हैं इसमें पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब जो प्राइस चेंज करने से पहले जो हम एक इलास्टिसिटी निकालते हैं जिसमें विदाउट चेंजिंग द प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं, वो नहीं है। दो पॉइंट टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉइंट मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, और एक आपसे पूछ सकता है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, यहां पर देखिएगा, बहुत काम की चीज है जिनको कंफ्यूजन है इसमें ये देखिए पेज नंबर 2.34 में आ जाइए आप, 2.34 आपके स्टडी मटेरियल में। इसमें देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ईपी इज इक्वल टू फाइनली डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी डिवाइड बाई पी बाई क्यू, है ना। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी मैंने लिख दिया Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 इंटू P1 डिवाइड बाई P1 माइनस P2। यहाँ पर 1 जो है ओल्ड क्वांटिटी या प्राइस और 2 जो है न्यू क्वांटिटी और प्राइस है, एक ही फॉर्मूला, ये कोई फर्क नहीं है। उसके बाद जब मैं आगे आता हूं तो यहाँ पर देखिए पॉइंट इलास्टिसिटी दी हुई है कॉन्सेप्ट, जिसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है और एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी पॉइंट मेथड लिखा है या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड लिखा है, वो अगर विदाउट प्राइस चेंजिंग है तो आपको इस तरीके का दिया रहेगा, स्ट्रेट लाइन डिमांड करके मिडिल पे बताओ, ऊपर बताओ, नीचे बताओ। और अगर दो प्राइस और दो क्वांटिटी दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आर्क मेथड लिखा है तो उसके नीचे देखिए आर्क इलास्टिसिटी, ये फॉर्मूला दिया है। तो मैंने आजू बाजू लिख दिया है। देखिए अगर आपको प्राइस चेंज दिया हुआ है ना, प्राइस चेंज दो प्राइस और दो क्वांटिटी दिया है, तो पूछ सकता है पॉइंट मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड या आर्क मेथड। तो देखिए अगर आपको आर्क मेथड बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और पॉइंट मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड बोलेगा यूज करना है। और अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया रहेगा तो फिर बात अलग है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पॉइंट मेथड बोल रहे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इसमें फॉर्मूला यूज होगा फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपका टाइम बचे। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा इसमें इलास्टिसिटी का, और इसकी जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये मेरा आंसर आएगा -1.5। अब हम जानते हैं माइनस का मतलब होता है प्राइस और क्वांटिटी का जो इनवर्स रिलेशनशिप है उसको बताता है। तो अगर ऑप्शन में हमको ये साइन के साथ नहीं दिया है तो भी चलता है, लेकिन अगर साइन के साथ दिया तो प्रिफर करेंगे। तो अब यहां पर देखिए इन्होंने थोड़ा सा गलती की, ऑप्शन में दो जगह 1.5 लिख दिया। इनका इंटेंशन ये था कि कहीं एक जगह माइनस वाला होगा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि सी वाला ऑप्शन जो है इसको मैं ठीक करता हूं, -1.5 दिया है। अगर ऐसा दिया है तो मैं सी ऑप्शन को प्रीफर करूंगा। ठीक है, अब वो आपका जब आंसर आएगा तो देख लीजिएगा, आप उस हिसाब से क्वेश्चन को मोल्ड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में ऑप्शन में गड़बड़ी है, तो फाइनल आंसर -1.5 लेंगे। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10P। यहाँ पर Q मतलब क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है। फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन द प्राइस इज 15। तो अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप सेम टू सेम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको पेज नंबर 2.79 में मिल जाएगा। और इसमें जब आप देखेंगे तो देखिए मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन देखिए यहां पर दिया हुआ द सप्लाई फंक्शन, ये सेम क्वेश्चन है। पॉइंट मेथड, ये देखिए बेसिकली मेथड क्या करता है,
₹0 प्राइस पर क्वांटिटी निकालते हैं, फिर ₹15 प्राइस पर निकालते हैं और फिर उसको हम डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए अगर आप ₹0 पर क्वांटिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ₹0 पे क्वांटिटी निकालेंगे, प्राइस में अगर यहाँ पर अगर आप 0 रख देंगे, ये प्राइस में 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका -100, ठीक है। और ₹15 रखेंगे तो कितना आएगा 50। तो डिफरेंस कितना हो गया, अगर मैं इसको ग्राफ से अगर आपको समझाऊं तो डिफरेंस आपका हो गया 150 और डिवाइड बाई 50। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, यहां पर भी आप देख सकते हैं फंक्शन वाइज, ठीक है। सेम क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो इसमें आंसर हमारा आ रहा है 3। इसका डिटेल डिस्कशन आप एक बार पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा आंसर इज 3, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट में डालिएगा, मैं आपको इसको और एलोबरेट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि अपने पास कहीं ना कहीं टाइम लिमिटेड है, इस पेपर को अपन को एक डिटेल डिस्कशन है लेकिन बहुत टाइम नहीं बढ़ा सकते इसका, आप लोग के पास भी टाइम नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। अ फर्म लर्न्स दैट द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट इट मैन्युफैक्चर इज 3.5। तो उसकी जो इलास्टिसिटी 3.5 है, व्हाट वुड बी द करेक्ट एक्शन फॉर फर्म टू टेक इफ इट विश टू रेज द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू उसको बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए। अब यहां पर देखिए फर्म की प्राइस इलास्टिसिटी क्या है 3.5, मतलब ई मोर देन 1 बोलूं मैं, इलास्टिक है। और इलास्टिक प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, जैसे ही आपने प्राइस बढ़ाया तो जो कंज्यूमर है ओवर रिएक्ट करेंगे और डिमांड को ज्यादा तेजी से गिरा देंगे, तो टोटल रेवेन्यू गिर जाएगी आपकी। तो कायदे से आपके लिए अच्छा प्राइस गिराना है, क्योंकि रिएक्ट तो तेज करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी कितनी, क्योंकि ई मोर देन 1 है, ज्यादा तेजी से। और हमारा रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन ज्यादा ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। लोअर द प्राइस बिकॉज द डिमांड फॉर द गुड्स इज इलास्टिक, ये ऑप्शन मेरे को तो ठीक लग रहा है। BCD पढ़ते हैं। रेज द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन इलास्टिक, ये तो गलत ही लिखा है। 3.5 तो इलास्टिक होता है मोर देन 1, तो ये गलत हो गया। रेज द प्राइस बिकॉज डिमांड इज इलास्टिक, गलत है। वी नीड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, वी नीड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू, इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है कि जहां पर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा रहती है वहां प्राइस कम करने की पॉलिसी अच्छी रहती है। जहां इलास्टिसिटी डाउन रहती है, मोनोपोलिस्टिक टाइप का बिजनेस है आपका, वहां पर कंज्यूमर ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते, वहां प्राइस बढ़ाने की पॉलिसी अच्छी रहती है, इससे आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा इसको। मैं मार्क करते जाऊं कुछ क्वेश्चन को। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग टू एक्सिस, ध्यान रखना जहां पर भी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व आ गया तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाला, ये, ठीक है। सो फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा हमारा, ये है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो दोनों एक्सिस को फिक्स करती है। नॉर्मली डिमांड कर्व दोनों एक्सिस को टच नहीं करती, तो जब भी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर दिया है, दोनों एक्सिस को टच करती है, तो उसके मिडिल पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 रहती है, यहां पर 0 रहती है, यहां पर इनफाइनाइट रहती है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। बिकॉज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहां पर द डिमांड एट वाई एक्सिस ऑफ द लाइन, तो ये वाई एक्सिस है, मतलब यहां पर आएगी इनफाइनाइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ आगे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ हाउस होल्ड व्हेन द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड रेज बाई 10%। तो 10% से इनकम बढ़ रही है और डिमांड कितने से बढ़ रही है, डिमांड फॉर द लैपटॉप राइज बाई 20, तो डिमांड 20% डिवाइडेड बाई 10%, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम इज अ इनकम इलास्टिसिटी। तो आंसर आ गया 2, और ये नेचुरली दोनों बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए -2 भी दिया हुआ है, अगर किसी को माइनस वर्ड रटने की आदत है तो यहाँ -2 टिक करके आ जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज वन साइडेड जा, दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट ऑफ आउटपुट, a firm producing 7 unit of output has an average total cost of 150, तो एवरेज टोटल कॉस्ट है 150 है, या एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, एंड हैज टू पे 350 टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है 350 है।
ऑफ द प्रोडक्शन, वेदर इट प्रोड्यूस और नॉट, चाहे बनाए चाहे ना बनाए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। हाउ मच एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमको निकालना है, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट में कितना वेरिएबल पोर्शन है। तो ठीक है, आप एवरेज टोटल कॉस्ट में क्या माइनस कर लीजिए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर लीजिए, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और ये कैसे निकलेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, दैट इज 7 यूनिट्स। तो ये कितना आ गया आपका, 50 आ गया। ठीक है, तो 350 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया 50, ये हो गया आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये निकल आया इससे, और जैसे ही निकल आया तो 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि वेरिएबल कॉस्ट, जो कि एवरेज टोटल कॉस्ट में शामिल है। कस्टमर को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो निकाल सकते हैं। नहीं, यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट में कितना वेरिएबल कॉस्ट शामिल है वो पूछा है। तो करेक्ट आंसर इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ 20% फॉल इन क्रिकेट फेयर ticket fare, the demand for watching the movie in the cinema hall increases by 10%। तो 10% से डिमांड बढ़ गई, और टिकट की प्राइस 20% से हमने क्या किया था, कम किया था। नेगेटिव रिलेशनशिप तो दिख ही रहा है, और आंसर आएगा क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये आंसर आएगा 10 डिवाइड बाई 50 इज 0.5, 1/2 दिस इज 0.5। तो देखिए आंसर क्या आएगा, लेस देन 1, 0 ग्रेटर देन 1, 1 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। हाँ बोल सकते हैं 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम 0.5। तो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आ जाते हैं, द प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस रिलेटिव टू प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट बी एंड सी, देन द डिमांड फॉर। तो ए गुड्स की प्राइस जो है वो क्या हो रही है, प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज बढ़ रही है, बी और सी जो उसका सब्सटीट्यूट है उसकी तुलना में। तो जब ए की बढ़ेगी तो ए वाले गुड्स छोड़कर लोग बी और सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो बी और सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो बी की डिमांड डिक्रीज गलत है, सी डिक्रीज गलत है, बी एंड सी विल इंक्रीज, यस बी और सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन 28 इज अ करेक्ट। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के लिए एक डाटा दिया हुआ, इसकी मैं थोड़ी सी समरी बनाकर रखा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यूज द फॉलोइंग डाटा टू आंसर, तो क्वेश्चन 29 से 31। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ हमको, यहाँ पर दिया हमको क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्वांटिटी 1 2 3 4, प्राइस दिया हुआ है। और आपको पता है जो प्राइस होता है वही क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक ही चीज होती है। तो इसके बेस पर हम टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में यहीं पर निकाल दिया। टोटल रेवेन्यू हम मल्टीप्लाई करके 40 60 60, 3 इंटू 20 60, 4 इंटू 10 40 निकाल लिए। मार्जिनल रेवेन्यू मैंने यहाँ पर डैश 20, देखिए यहाँ पर कितने बड़ा 20 बड़ा, यहाँ से 0 है और यहाँ से कम हो गया -20, ये यूनिक पॉइंट है, देखिए जरा -20। अब ऑप्शन देखिए 29 है, टोटल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट, तो थर्ड यूनिट की टोटल रेवेन्यू है 60, तो आंसर आएगा सी। एवरेज रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट, तो एवरेज रेवेन्यू है 30, तो आंसर आएगा डी। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फोर्थ यूनिट, तो मार्जिनल रेवेन्यू फोर्थ यूनिट है -20, तो ये ऑप्शन 20 दिया है, बी 25 30 40। तो ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन नहीं दिया तो वी हैव, कोई हमारे पास ऑप्शन ही 20 टिक करने के बजाय। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर जो है कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर -20, क्योंकि 20 मार्जिनल रेवेन्यू बोलना और -20 रेवेन्यू बोलने में बहुत फर्क है। मतलब चौथे यूनिट पे जाते ही हमारे को मार्जिनली लॉस हो रहा है यहाँ पर रेवेन्यू में, तो हम कभी नहीं जाना चाहिए फोर्थ यूनिट पे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन इंस्टीट्यूट को, ICAI को यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था -20। बट अगर सेम क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में दिख गया तो मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो आई विल टिक 20। हाँ नन ऑफ दिस रहता तो मेरे हिसाब से तो इसको नन ऑफ दिस टिक करना चाहिए था। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। सपोज दैट द ओनर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू 1 लाख। ओके, ओनर जो है वो टोटल रेवेन्यू अर्न कर रहा है 1 लाख, इज इनकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ 60,000, मतलब जो एक्चुअल में बाहर हम पेड करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इफ ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी, अगर वो कोई और कंपनी में काम किया होता, बिजनेस ना करके वहां किया होता, तो फॉर 30,000 अ ईयर, तो ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि अर्न नहीं कर रहा लेकिन कमाया होता, इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक छोटी सी वर्किंग यहां पर आपको देता हूं, फिर डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो मैंने यहां पर वर्किंग दी, इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, इसका आंसर तो निकलेगा ही निकलेगा।
बल्कि से आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टोटल रेवेन्यू है 1 लाख, जिसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट पहले हम माइनस करेंगे 60,000 और हमारे पास 40,000 जो बचेगा इसको बोलेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। फिर इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लीजिए, उसको माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए सभी कॉस्ट माइनस करते हैं। अब ऑप्शन चेक कीजिए, ये ऑप्शन में लिखा था फर्म इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 10,000, ये तो करेक्ट दिख रहा है। फिर द फर्म इज अर्निंग अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 40,000, ये भी करेक्ट दिख रहा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट 40,000। सी फर्म इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 40,000, इकोनॉमिक प्रॉफिट तो 10,000, सी गलत है। तो डी है, ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन सही दिखते है, ये टिक मत कर देना, कभी कभी मोर करेक्ट दिखता है, ए इज अ पार्शली करेक्ट। तो ये इस वर्किंग को आप चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, काफी नॉलेज आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए 33। A monopolistic competitive firm advertises. A monopolistic competitive firm advertises. क्या एडवर्टाइज कर रही है? देखिए, एडवर्टाइज मतलब मार्केटिंग कायदे से तो करना नहीं चाहिए मोनोपोली फर्म को, लेकिन फिर भी एडवर्टाइज क्यों करती है? बिकॉज इट हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस। देखिए, उनके प्राइस पे तो सबसे ज्यादा कंट्रोल उन्हीं के पास होता है, क्योंकि अकेली है वो फर्म मोनोपोली। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखा है, मतलब मैनी सेलर मैनी बायर बट डीलिंग विद डिफरेंशिएटेड गुड्स। तो जब वो अलग अलग गुड्स पे डील करते हैं तो उनके प्राइस पे कंट्रोल उनका होता है। ठीक है, ठीक है, मोनोपोली जैसा नहीं होता, ओलिगोपोली जैसा नहीं होता, बट प्राइस पे कंट्रोल होता है बिकॉज इट हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस। इस कारण से एडवर्टाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। टू लोअर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम होगा एडवर्टाइजमेंट करने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू इंक्रीज इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट, ये बात सही है कि जब सेल्स बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए वो करते हैं। और डी लिखा बिकॉज इट कैन नॉट रेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं बढ़ा सकती, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अल्टीमेटली एडवर्टाइज करने से उनकी सेल्स बढ़ेगी और उस कारण से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और कितनी क्वांटिटी बनाते हैं? जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, एज पर प्रिंसिपल 2 गिवन इन चैप्टर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पीक्स एंड ट्रॉफ ऑफ द बिजनेस साइकिल आर नोन एज। पहले तो इस बिजनेस साइकिल को आपको दिखा दूं मैं पेज नंबर 5.215 में। यहां पर देखिए, ये है बिजनेस साइकिल का डायग्राम और इस डायग्राम में ये है पीक और ये है ट्रॉफ। ठीक है, इकोनॉमी का हाई पॉइंट और लो पॉइंट, इसी को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। ये भी टर्निंग है और ये भी टर्निंग है। तो इफ आई से टर्निंग पॉइंट तो मैं पीक की भी बात कर रहा हूं, ट्रफ की भी बात कर सकता हूं। तो टर्निंग पॉइंट दिस इज क्योंकि टर्न हो रही इकोनॉमी, अचानक से बढ़ती हुई इकोनॉमी डाउन शुरू हो जाती है और यहां पर अचानक से अब ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो पीक और ट्रफ को हम क्या बोल सकते हैं? टर्निंग पॉइंट। इसको थोड़ा थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको देखिए नेक्स्ट पेज में एक टर्निंग पॉइंट वर्ड मिलेगा, इससे आपको दिखेगा। दिस इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। सो फ्रेंड्स, कम टू द क्वेश्चन बैक अगेन। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए। द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू the ups and downs in the production of the commodity, the fluctuation level of economic activity over a period of time, economic activity एक टाइम पर, decline in the economy, economic activity over the prolonged period। देखिए, सी ऑप्शन क्या कर रहा है? केवल डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, जबकि बिजनेस साइकिल में अभी अभी हमने डायग्राम देखा अप डाउन, पूरी इकोनॉमी के अप डाउन की बात चल रही है वहां पर। ठीक है, सो इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डिमिनिशिंग रेट ऑफ सेविंग, तो केवल कुछ चीजों की बात चल रही थी। यहाँ पर बिजनेस साइकिल एक जनरल फिनोमिना है विच इज अप्स एंड डाउन्स इन प्रोडक्शन, सॉरी, विच इज अ फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फ्लक्चुएशन की बात चल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, इसको मार्क कर लीजिए, इसका आंसर वेट कीजिएगा। जो क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि शायद इंस्टीट्यूट अलग दे दे, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बिजनेस साइकिल ऑक्योर्स पीरियडिकली। तो पीरियडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरली, बिल्कुल सही बात है। पीरियडिकली अप डाउन होते रहता है बिजनेस साइकिल, लेकिन रेगुलर होना जरूरी नहीं है, इरेगुलर कैसा भी हो सकता है। बी लिखा, बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेस, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रॉफ, बिल्कुल सही, अलग अलग फेस होता है, भी सही है। सी लिखा, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये भी सही है, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में ही इकोनॉमी फ्रीली अप डाउन होते रहते हैं।
गवर्नमेंट का इंटरफेयर अगर होगा तो हो सकता है इकोनॉमी अप हो रही है तो गवर्नमेंट उसमें कंट्रोल कर ले, या डाउन है तो गवर्नमेंट उसमें एक्स्ट्रा फंडिंग डाल के उसको अप कर दे, तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, तब बिजनेस साइकिल चलता है जनरली। तो करेक्ट आंसर, अच्छा क्वेश्चन मानूंगा इसको भी मैं, मार्क कीजिएगा ऑल ऑफ द बो। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब इसका मतलब बिजनेस साइकिल का इंटरनल कॉज और एक्सटर्नल कॉज भी होता है। ये आपको पेज नंबर 5.219 में दिख जाएगा, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। ये देखिए इंटरनल कॉज, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड एटसेट्रा, और एक्सटर्नल कॉज में जाएंगे तो देखिए ये आ गया आपका वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी शॉक्स, मतलब जो जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, बाहर से होता है और वो बिजनेस में इफेक्ट डालता है और हमको वो सहन करना पड़ता है, एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आएगा, एक्सटर्नल कॉज हमसे पूछा गया था, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर इज वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्योर ड्यूरिंग एन एक्सपांशन। अब देखिए एक्सपांशन का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी हमारी अप ट्रेंड हो रही है, ज्यादा जा रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डज नॉट ऑक्योर, कौन सी चीज नहीं होती। कंज्यूमर परचेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज, परचेज तो बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक बात है। बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के तो सभी चीज होती, तो डज नॉट ऑक्योर में आंसर आएगा नन ऑफ दिस। कौन सी चीज नहीं होती, नहीं भी, ऐसा तो कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो नन ऑफ दिस। न्यू फर्म आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें नई फर्म आती ही नहीं है, आ नहीं पाती, बहुत सारे एंट्री बैरियर रहते हैं। तो ऐसी फर्म वैसे तो मेनली मोनोपोली होती है, जहां पर कुछ न कुछ लॉ के अंतर्गत मोनोपोलिस्टिक रहता है, या वो मार्केट सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है, और कुछ एक्सटेंट तक ऑलिगोपोली में भी रहता है। तो न्यू फर्म आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, मतलब फ्रीली मार्केट में एंटर नहीं हो पाती। तो वो कौन सा मार्केट है, मोनोपोली। और परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए और सी दिया है ना, ये तो फ्री एंट्री, यहां पर कोई भी आराम से आ जाए। ओलिगोपोली में एंट्री थोड़ा सा मुश्किल होती है और मोनोपोली में बार्ड होती है। 39 इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, द किंग डिमांड हाइपोथेसिस इज डिजाइन टू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली। सही बात है। तो ओलिगोपोली में क्या डिसाइड हो रहा है फ्रेंड्स, किंग डिमांड हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या है, बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय स्वीजी इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं तो ये देखिए पेज नंबर आप 4.196 में अगर आप जाते हैं तो किंग डिमांड का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से बनता है, और इसका लॉजिक ये रहता है कि जब कोई फर्म, ओलिगोपोली इंडस्ट्री में कोई फर्म अगर प्राइस बढ़ाने की कोशिश करती है तो बाकी राइवल्स जो उसके कॉम्पिटिटर रेट नहीं बढ़ाते, इस कारण से वो फील करती है इलास्टिसिटी मोर देन वन, और जब रेट गिराती तो बाकी लोग भी गिरा देते हैं, इसलिए कोई इफेक्ट फायदा मिलता नहीं है, तो ई लेस देन वन फील करती है। इस कारण से इस पॉइंट पर वो किंग्ड हो जाती है। तो प्राइस बढ़ाने से भी उसको लॉस होता है, प्राइस कम करने से लॉस होता है, इसलिए लंबे समय तक प्राइस चेंज नहीं करना पसंद करते हैं लोग, मतलब प्राइस रिजिड रखते हैं। तो दिस किंग्ड इज बेसिकली नथिंग बट अ प्राइस रिजिडिटी। समझ रहे हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी आगे देंगे, मैं मार्क करके दिखाता हूं ये लाइन को, देखिए आप क्या लिखा है, दस द रिजिड और स्टिकी प्राइस आर एक्सप्लेन्ड बाय द किंग डिमांड कर्व। तो विद दिस कमेंट आप देखिए इसका करेक्ट आंसर क्लियर के देखिएगा, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस रिजिडिटी, प्राइस लीडरशिप, कॉल्यूशन अमंग्स राइवल्स। तो करेक्ट आंसर इज प्राइस रिजिडिटी को बताता है। अच्छा क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इकोनॉमिक्स व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे, क्या कंज्यूमर पे करना चाहता है, एंड माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे इज टर्म्ड एज, इसमें तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होना चाहिए, इज अ कंज्यूमर सरप्लस एंड द कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द मार्शल। तो दिस इज अ कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन उस गुड्स की प्राइस के कारण होता है। ठीक है, ये इसके कारण डिमांड कर्व बनता है हमारा। प्राइस के कारण जो भी क्वांटिटी में चेंजेस हो रहे हैं, इधर प्राइस इधर क्वांटिटी, इसी को हम बोलते हैं, जैसे अगर ये नीचे उतरेगा तो हम बोलेंगे एक्सपांशन, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है, ऊपर जाएगा बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इजी क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। जो गुड्स की आप बात कर रहे हैं उसी गुड्स की जब प्राइस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो गुड्स की क्वांटिटी का डिमांड कम हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। बाकी सब अदर फैक्टर्स हैं। चलिए
प्राइस टेकर फर्म कौन होती है भाई? प्राइस टेकर फर्म, प्राइस टेकर फर्म होती है परफेक्ट कंपटीशन फर्म। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो अपनी खुद की प्राइस डिसाइड नहीं करती, जो मार्केट की प्राइस रहती है वही प्राइस को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। चलिए ऑप्शन क्या दिखा है? प्राइस टेकर फर्म दैट इज अ परफेक्ट कंपटीशन फर्म, एडवर्टाइज टू इंक्रीज द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। ये एडवर्टाइजमेंट तो करते नहीं है। डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज मोस्ट एडवर्टाइजमेंट इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। अजीब सा ऑप्शन है। डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज दे कैन सेल एज मच एज दे वांट एट द करेंट प्राइस। बिल्कुल सही, मार्केट रेट पे, जो मार्केट रेट उनको दिया हुआ है उस रेट पे जितना चाहे वो सेल कर सकते हैं, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। और डी लिखा है हु एडवर्टाइज विल गेट मोर प्रॉफिट देन हु डू नॉट। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल एटसेट्रा विल हैव इंटरनेशनल मार्केट। कहां होगा भाई? जितनी पेरिशेबल, खराब होने वाली चीज रहेगी वो ज्यादा दूर तक आप भेज नहीं पाओगे, खराब हो जाएगी, इसलिए तो पैकेजिंग आया है। तो ये हमेशा लोकल मार्केट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44। प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन डैश प्रोडक्ट। प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन डैश प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट पे होती है? तो अगर मैं आपको ऑप्शन डिस्कस करने के पहले आपको मैं कुछ नोट्स में ले जाऊं तो देखिए ओलिगोपोली के टाइप्स दिया हुआ आपका पेज नंबर 4.193 में। यहाँ पर ओलिगोपोली के टाइप में पहला ही टाइप आपको मिल जाएगा प्योर ओलिगोपोली, परफेक्ट ओलिगोपोली। और ऑक्योर व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजेनियस नेचर। तो प्योर ओलिगोपोली बोले या परफेक्ट ओलिगोपोली बोले एक ही बात है। तो जब एक जैसे प्रोडक्ट में सभी लोग डील करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गया, तो उसको हम प्योर ओलिगोपोली या परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। द करेक्ट आंसर इज होमोजेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लॉन्ग रन एनी फर्म विल इवेंचुअली लीव द इंडस्ट्री इफ। लॉन्ग रन में भी अगर आपको लॉस होगा तो फिर अल्टीमेटली आप फर्म को क्या है, छोड़ देंगे। और लॉस कब होगा वो देखिए जरा ऑप्शन में। और इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करता मैं, इजी क्वेश्चन है। प्राइस डज नॉट एटलीस्ट कवर एवरेज टोटल कॉस्ट। मतलब जब एवरेज आपकी रेवेन्यू जो है किसके बराबर कम से कम होनी चाहिए? एवरेज टोटल कॉस्ट की। शॉर्ट रन में तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी बराबर है, तब भी प्रोडक्शन करते हैं अपन प्रिंसिपल 1 के हिसाब से कंपेयर करना। लेकिन लॉन्ग रन में तो कम से कम हमको ये स्थिति मिनिमम चाहिए, बल्कि हम तो चाहेंगे कि एवरेज रन और ज्यादा रहे, क्योंकि इस स्थिति को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में अगर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, अब लॉस में चले गए, तो फर्म क्या कर देगी? इंडस्ट्री छोड़ देगी। अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आप बताइएगा कमेंट में फ्रेंड्स, कौन से एरिया आपको टफ लगते हैं, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं डालूंगा उस एरिया का कॉन्सेप्चुअल नोट। तो आज तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, बाकी सब्जेक्ट के भी आपको मॉक टेस्ट के डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल में काफी सारे इनपुट से, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको सेग्रीगेट वे में अलग अलग दिखेगा। आपको इकोनॉमिक्स का अलग दिखेगा, मैथ्स का अलग दिखेगा, अकाउंट्स का अलग दिखेगा, तो प्लेलिस्ट में दिखेगा। आप हमारे ऐप में जाइए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप में काफ़ी सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। तो उस ऐप में जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे फ्री वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हम लोग का काम, टीचिंग वगैरह पसंद आती है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। हम इसमें पूरी क्वालिटेड वीडियोज़ वगैरह डालते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों का नॉलेज अपग्रेड हो। जितना हमने सीखा अपनी लाइफ में उतना आपको सिखाएं। इस तरीके से मोटिवेशनल वीडियो भी डालते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 में हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। ए ऑप्शन लिखा है अंडर द मोनोपोली कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है इसमें। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। सही लिखा है, क्योंकि मोनोपोली में अकेली इंडस्ट्री है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फर्म भी वही है और इंडस्ट्री भी वही है, बिकॉज इंडस्ट्री क्या होती है? फर्म का ग्रुप, तो अकेली फर्म है। तो ये तो करेक्ट है। मोनोपोली में रेस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड रेज द प्राइस। बिल्कुल सही है, क्योंकि मोनोपोली के पास या तो आउटपुट पे कंट्रोल होगा या प्राइस पे कंट्रोल होगा। तो आउटपुट को अगर वो रेस्ट्रिक्ट करती तो प्राइस को बिल्कुल बढ़ा सकती, क्योंकि और कोई सप्लाई करने आने वाला नहीं है। मोनोपोलिस्ट मतलब एक सिंगल सेलर। कॉमोडिटीज ऑफर फॉर सेल अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल हेट्रोजीनियस। गलत। होमोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप के हो गए, होमोजीनियस होती है। तो यह तो मिल गया हमको, इनकरेक्ट तो मिल गया। अब डी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट के लिए पढ़ लीजिए आप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। बिल्कुल सही लिखा है।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिफरेंट करता है परफेक्ट कंपटीशन से। तो ए, बी और डी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए बढ़िया है, बट वी विल टिक द सी ऑप्शन। कम टू द क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स इसको भी मार्क करके रखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाइए। इफ द फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, फर्म एवरेज कॉस्ट कर्व, ये देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा होता है, इज राइजिंग मतलब आपके इस पॉइंट की बात चल रही है, आपके इस मिनिमम पॉइंट के बाद की बात चल रही है, राइजिंग। इट्स मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी, मार्जिनल कॉस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसके मिनिमम से कट करके ऐसे जाती है। तो जब ये बढ़ रही है तो नेचुरली ये इसके ऊपर भी आ चुकी है और बढ़ भी रही है। तो देखिए मस्ट बी कांस्टेंट तो गलत है, अबोव टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल तो नहीं एवरेज कॉस्ट कर्व होना चाहिए, अबोव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ऑल ऑफ द अबोव। इसको चेक कर लीजिए आप एक बार। बेटा सॉरी, इसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व लिखा है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ये कर्व कैसा बनता है, ये मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसमें। ये देखिए, ये आपका हो गया एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व बोल लीजिए, और आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी होता है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हो गया जो कि डाउन आता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है, मैं तीनों से याद दिला रहा हूं आपको। और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऐसा होता है, ये देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ना, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी मिनिमम से और इसके भी मिनिमम से निकलता है, इस तरीके से। थोड़ा यहाँ शॉर्ट में ठीक से नहीं बना होगा तो आप इसको प्लीज थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा, दोनों के मिनिमम से निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इफ द फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, मतलब मिनिमम से छोड़ दिया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व अगर बढ़ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल बी अबोव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके ऊपर जा चुका है, तो सही है। टोटल कॉस्ट से तो हम यहां पर जज नहीं कर सकते, कांस्टेंट हो नहीं सकता, तो आंसर सी है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा और इसके डायग्राम को जाकर देखिएगा। 49 में आ जाइए फटाफट फ्रेंड्स। व्हेन द प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी, वेयर द प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू सेंट्रलाइज्ड बॉडी, एक ही बॉडी से प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो वो कैसी ऑलिगोपॉली है फ्रेंड्स। इसके लिए हमको टाइप ऑफ ऑलिगोपॉली हमने देखा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए चैप्टर 4 में, ये पेज नंबर 4.194 में अगर आप जाएंगे तो वैरायटी दी हुई है इसमें, आप इसको पढ़िए। सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑलिगोपॉली को पढ़ेंगे तो साफ दिखेगा। सिंडिकेटेड ऑलिगोपॉली रिफर टू द सिचुएशन वेयर द फर्म सेल्स देयर प्रोडक्ट थ्रू सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड oligopoly refer to the situation where the firm organize themselves into the central association, तो centralized market से जो सेल कर रहे हैं that is called syndicated oligopoly, ठीक है। तो आप इसको यहां पर चेक कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी द syndicated oligopoly। चेक कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी मैंने दिखाया कहां पर लिखा हुआ है। नाउ फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है 50 नंबर। व्हेन डैश वी कैन नो दैट द फर्म आर जस्ट अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। भैया मैं आपको बता दूं नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रिवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे जब एवरेज रिवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जब एवरेज रिवेन्यू और कॉस्ट बराबर है तो फिर प्रॉफिट कहां हो रहा है। एक्चुअली में जो एवरेज कॉस्ट होती है इसमें एंटरप्रेन्योर का भी प्रॉफिट शामिल रहता है, क्योंकि वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये इसका लॉजिक है। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सूट कर रहा है। AR AC इज इक्वल टू AR, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51। नाउ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मेरे को, यहां पर देखिए जरा। फुल कैपेसिटी यूटिलाइज ओनली, फुल कैपेसिटी यूटिलाइज ओनली व्हेन देयर इज, इसको कई सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं ठीक से। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा होता है जो कि फुल कैपेसिटी पे काम करता है। बाकी जो मार्केट है ना, ओलिगोपोली हो गया, परफेक्ट मोनोपोली हो गया, या फिर आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, ये लॉन्ग रन में भी इवन ना थोड़े सरप्लस कैपेसिटी रखते हैं, मतलब फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करते।
तो इसको आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा ये लाइन। द करेक्ट आंसर इज, स्पेशल क्वेश्चन मान के चलता हूं मैं इसको, द परफेक्ट कंपटीशन फर्म, क्योंकि इसको इतना कंपटीशन करना पड़ता है कि फुल कैपेसिटी से काम कर कर एफिशिएंट लेवल पे काम करके मिनिमम कॉस्ट पे रहती है वो लॉन्ग रन में। नाउ एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये वर्ड अभी मैं यूज भी किया, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब होता है सस्ते में बनाना, मिनिमम। अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ना, हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व, उसके मिनिमम पॉइंट पर जो क्वांटिटी होती है ना, इतनी क्वांटिटी बनाने से आपकी कॉस्ट सबसे कम रहेगी। तो इस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को हम एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट या प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ऑप्शन आराम से समझ में आ जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो। बेस्ट क्वालिटी से मतलब नहीं है, हाई स्किलफुल रिसोर्सेज से मतलब नहीं है, ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एट लीस्ट कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एंड, ताकि आपकी कम सस्ते में आप बना सकें। 52 के बाद 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। तो टीचिंग इकोनॉमिक्स टू द सीए स्टूडेंट इन क्लास, बिल्कुल सही बात है, वैल्यू एडिशन भी हो रही है और उसके लिए मॉनिटरी रिवार्ड भी है, तो ये तो प्रोडक्शन है ही। सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, तो यहां पर वैल्यू एडिशन भले हो रहा हो लेकिन इकोनॉमिक रिवार्ड नहीं होता, इसलिए नहीं है। फ्लाइंग काइट फॉर प्लेजर, इसमें भी इकोनॉमिक रिवार्ड नहीं है। टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स टू द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी यहां पर पैसे नहीं देते। तो बी सी डी भले ही वैल्यू एडिशन करते हैं लेकिन इकोनॉमिक रिवार्ड केवल ए ऑप्शन में है, इसलिए ए यहां पर प्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द पिज्जा इंक्रीज बाय 22%, ठीक है, एंड द डिमांड फॉल बाय 25%, निगेटिव रिलेशनशिप दिख गया, तो ये क्या होगा, नेचुरली 25 डिवाइड बाय 20 मोर देन 1 आएगा, तो द करेक्ट आंसर इज इलास्टिक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 55 जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर, ये क्या चीज है। एक्चुअली में बिजनेस साइकिल चैप्टर में मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर 3 इंडिकेटर होते हैं इकोनॉमिक्स अप्स एंड डाउन। जब टर्निंग पॉइंट आता है उसके पहले जो पता लगता है उसको लीडिंग इंडिकेटर, साथ में जो पता लगता है कोइंसिडेंट, और बाद में जो पता लगता है फैक्टर्स जिसके कारण ये हो रहा है उसको लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल। तो ध्यान से देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर चेंजेस हो रहे हैं तो ये इकोनॉमी जैसे ही चेंज होती है, टर्निंग पॉइंट आता है, उस दौरान होते हैं, इन्फ्लेशन भी पता लगता है, रियल सेल्स भी पता चेंजेस होती है, रिटेल सेल भी चेंजेस होती है, और न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी हमेशा पहले आते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊं ये कहाँ लिखा हुआ है, पेज नंबर 5.217 में देख लीजिए। ये देखिए लीडिंग इंडिकेटर दिया है, लैगिंग इंडिकेटर दिया है और कोइंसिडेंट इंडिकेटर दिया है। लीडिंग इंडिकेटर मैंने मार्क कर रखा है न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब कभी भी टर्निंग पॉइंट आने से पहले ही न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट मशीनरी आ जाती है। इसका मतलब ये निकला कि अगर मार्केट में नए प्लांट एंड मशीनरी के ऑर्डर्स आ रहे हैं, मतलब इकोनॉमी अब आने वाले समय में टर्न लेने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी जो है ये तो कोइंसिडेंट फैक्टर नहीं है, ये कौन सा फैक्टर है, लीडिंग इंडिकेटर है। तो हमको नॉट अ कोइंसिडेंट, तो डी ऑप्शन यहां पर ठीक लग रहा है। मार्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनिटरी फिनोमेना। अब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपने स्टडी मटेरियल को कितने अच्छे से पढ़ा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनिटरी फिनोमेना, इसका करेक्ट आंसर है हॉटरे। ये मैं आपको बताता हूं कि ये बिजनेस साइकिल चैप्टर में पेज नंबर 5.220 में अगर आप जाते हैं तो मनी सप्लाई वाले पहली लाइन आप पढ़िए तो आपको दिख जाएगा, मनी सप्लाई वाले लाइन, अकॉर्डिंग टू हॉटरे ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनिटरी फिनोमेना। लाइन टू लाइन चैप्टर 5 को और उधर चैप्टर 2 में बिजनेस फोरकास्ट को लाइन टू लाइन पढ़िए, आपको पक्का एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। तो द करेक्ट आंसर इज हॉटरे। इसको चेक कीजिएगा कहां से ढूंढ के निकाला हमने। नाउ अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज, जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी
गवर्नमेंट ज़्यादा मनी सप्लाई करेगी, ज़्यादा प्रिंट नोट की प्रिंटिंग करेगी, तो इससे क्या होगा, मनी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपके चारों तरफ सबके पास पैसा है, बैंक के पास भी ज़्यादा मनी सप्लाई, जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसका प्राइस गिरती है, और मनी की प्राइस है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो गिरेगा। और अगर आपका एज अ बिजनेस में ज़्यादा पैसा, कम रेट ऑफ लोन पर, इंटरेस्ट लोन पर लोन मिलेगा, पैसे आराम से मिल जाएंगे आपको, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। तो इस एक बेसिक कॉन्सेप्ट से मैक्रो इकोनॉमिकल क्वेश्चन है, चेक कीजिए। तो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ द इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज इंटरेस्ट रेट राइज। इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ सकता है, दोनों गलत है। और बी, जो चीज की सप्लाई ज्यादा उसका रेट कम होता है। तो सी और डी देखिए, इंटरेस्ट रेट फॉल, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग राइज, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर देखिए एग्रीगेट डिमांड फॉल कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। 9, यहां पर क्वेश्चन नंबर 58 में आ जाइए। सपोज द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर इंप्रूव्स, मतलब ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी, ज्यादा अच्छे से बना रहे हैं। एंड द सेम डिस्कवर द न्यू यूजेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, और लोगों ने यूज भी बढ़ा दिया, मतलब डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। समझना बात को, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्वेश्चन कई बनाए हमने, और दोनों जब इंक्रीज होती है और दोनों का जब परसेंटेज नहीं पता रहता, तो प्राइस के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस डिपेंड करती है कि डिमांड कितने परसेंटेज से बढ़ रही है, सप्लाई कितने परसेंट से बढ़ रही है। सो देर इज अ ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, विच ऑफ फॉलोइंग विल हैपन, द प्राइस विल इंक्रीज। गलत है, प्राइस के बारे में जब तक नहीं परसेंट नहीं पता वो नहीं बता सकते। क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस कैन नॉट डिटरमाइन, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 59, assume that the consumer income and the number of seller in the market, consumer income and number of seller in the market for the goods A both decrease। कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली डिमांड इंक्रीज होगा, और सेलर बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रही है। तो अगेन सेम क्वेश्चन हो गया ये। प्राइस के बारे में तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी जरूर बढ़ेगी। बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड विद सर्टेनिटी दैट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल इंक्रीज, क्योंकि प्राइस के बारे में नहीं बता सकते हम। क्यों नहीं बता सकते, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। तो देखिए, अगर डिमांड मान लो 20% से बढ़ रही है, ये परसेंट दिया होता तो, और सप्लाई मात्र 10% से बढ़ रही है, तो ताकत डिमांड की ज्यादा है, तो इस केस में प्राइस बढ़ती। ये 10% है, ये 20% है, तो इस केस में प्राइस कम होती। दोनों 20% होता तो प्राइस सेम रहती। तो तीनों हो सकता है ना, यहां पर परसेंटेज दिया नहीं है, ये इसका लॉजिक है। इसको डायग्राम बना के चेक कीजिए। नाउ वी आर इन द लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर से अपील करूंगा कि आपको हमारी वर्किंग पसंद आई होगी, आपका वैल्यूडेशन हुआ होगा, तो जरूर 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 प्लीज कमेंट भी कीजिएगा, इसको चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अच्छी चीजें शेयर करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आपके लाइक्स वगैरह से हमारा हौसला और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम और काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाइए। एज्यूमिंग दैट इन द मार्केट फॉर द गुड्स Z देयर इज अ सिमिल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड। ओके, मार्केट फॉर गुड्स Z देयर इज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड। ये सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, इंक्रीज इन डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। फिर से वैसे बन गया, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। द रिजल्ट विल बी, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगेन प्राइस के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इक्विलिब्रियम, द इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, नो, द डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड अनसर्टेन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको बता दें, कंफ्यूजन होता है छोटा सा। इंक्रीज इन डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड नहीं होना चाहिए, ये वर्ड कायदे से होना चाहिए, इनका इंटेंशन यही है। यहां पर कायदे से वर्ड होना चाहिए इंक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है, अगर वर्ड आता है तो उसको प्राइस के कारण माना जाता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 के साथ हमारे कंप्लीट हो गया। अगले सेगमेंट इसी वीडियो में आपका लेंगे अभिषेक बरड़िया सर, जो कि काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं, और अभिषेक बरड़िया सर CA के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंकर भी रहे हुए हैं, तो उनसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। ये 1 घंटे 15 मिनट का लगभग मैंने वीडियो आपको दिया, जिसमें 60 क्वेश्चन के साथ मैंने कोशिश की है कि आपके कॉन्सेप्ट भी अपग्रेड करें। मैंने स्टडी मटेरियल भी आपको बताया कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है,
अब इस वीडियो का अगर सही मायने में फायदा उठाना चाहता है तो जो जो एरिया, जो जो क्वेश्चन आपको वीक लगा उसके डिटेल में जाइए, मेहनत कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, क्योंकि दोस्तों कितने भी क्वेश्चन लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट बनेगा तो आपसे एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, पेशेंस लिसनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Hello friends, myself CA Abhishek Baradia from Excel Educational Institute brings to you the discussion on the MTP just released today by the Institute of Chartered Accountants of India for CA Foundation Paper 4, that is Business Economics and Business Commercial Knowledge। तो इस वीडियो में हम जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, उस पे उसके जो क्वेश्चन है और उसके क्या प्रोबेबल आंसर, सजेस्टेड आंसर्स होने चाहिए, उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। करेक्ट? तो चलिए लेट अस बिगिन विथ द टॉपिक ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बीसीके। अब इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक कौन से चैप्टर से रिलेटेड हुआ, कहाँ से ये सवाल आया था, उस पर एक डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो भी थोड़ा सा भी ट्रिकी या थोड़ा इंटेंशनल, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने किस इंटेंशन से वो सवाल पूछा, तो उसका आंसर बताते बताते मैं ये भी बताऊंगा। तो उसके लिए आप आंसर की का भी वेट करिएगा, जो इंस्टीट्यूट विद इन 24 आवर्स रिलीज करने वाली होगी। तो हम जो 100% एक्यूरेट है वो तो आपको बताते चलूंगा ही, साथ ही साथ प्रोबेबल जो आंसर्स हैं जिसके लिए हमें आंसर की का वेट करना चाहिए, उसको भी हम इस वीडियो में देखते चलेंगे। तो आइए देखते हैं बीसीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 40 मार्क्स का इसका वेटेज है। पहला सवाल जो है ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इनमें से क्या एलएलपी के लिए ट्रू नहीं है? ध्यान रखिए, जब भी आप सवाल पढ़ रहे हैं तो कोई जल्दबाजी में मत रहिएगा। बहुत समय मिलता है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जल्दबाजी में ही गड़बड़ी होती है दोस्तों। सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। 100% ये कंसेप्ट होता है कि एलएलपी अलग होती है और उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप। जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, आपको पता है उनका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी नहीं होता, तो वैसे एलएलपी का भी इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। अरे आपके चेहरे की हंसी सब बता दी कि आपको सही जवाब मिल गया है दोस्तों, यही इसका सही जवाब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन मस्ट है। याद करिए, एलएल पिन मिलता है जैसे ही वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो इसलिए इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी होता है। तो यही स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बाकी की दोनों स्टेटमेंट, जैसे कि वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं एलएलपी में, बिल्कुल सही है। और ये एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कुछ बातें वो पार्टनरशिप की उठाता, कुछ बातें कंपनी की उठाता, और एक मिक्स फॉर्म करके एलएलपी निकाला। तो बाकी सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो वही आपका सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द चेंज इन कस्टमर्स लाइकिंग फ्रॉम ऑयली फूड टू हेल्दी पैकेज्ड फूड्स कैन बी क्लासिफाइड अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब लोगों की आदत बदल गई, पहले जो ऑयली खाना खाते थे, अभी कोरोना का समय है तो सब हेल्दी खाना खाना चाहते हैं। तो इनमें से क्या वो रिलेट करता है? क्या ये ट्रेंड है, क्या ये इवेंट है, क्या ये इशू है, क्या ये एक्सपेक्टेशंस है? तो मैं जैसे बोला, मैं आपको साथ ही साथ रिलेट भी करता रहूंगा कि ये सब चीज़ें कौन कौन से टॉपिक से आती है। तो ये आपको पता है, ये आया है हमारा टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट से, जहाँ पे आपको ये चारों डेफिनेशंस मिलेंगी कि इवेंट क्या होता है, ट्रेंड्स क्या होते हैं, इश्यूज क्या होता है और एक्सपेक्टेशंस क्या होता है। तो उसमें अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि देखिए इवेंट क्या है। इवेंट एक इंपॉर्टेंट ऑकरेंस है टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल सेक्टर्स। Events are certain happenings in internal or external organization environment which can be observed and tracked. Trend क्या है? Trends are general tendencies or course of action along which events takes place. Trends are grouping of similar or related events that tend to move in a given directions, increasing, decreasing in strength of frequency observations, or suggest a pattern of change in a particular area. इशू क्या है? इट इज करेंट कंसर्न दैट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट एंड ट्रेंड्स। इवेंट और ट्रेंड को लेके जो कंसर्न्स आते हैं उसको इशू बोलते हैं। एक्सपेक्टेशंस आर डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स इन द लाइट ऑफ देयर कंसर्न फॉर इशू। तो एक्सपेक्टेशंस जो वो उम्मीद करते हैं। तो अगर आप इसमें आएंगे तो ये क्या बोल रहा है, चेंज ऑफ कस्टमर्स लाइकिंग फ्रॉम ऑयली फूड टू हेल्दी पैकेज फूड्स। तो ये क्या है, ये देखिए इसमें आदत बदल रही है, उन लोग चेंज कर रहे हैं ऑयली फूड से हेल्दी पैकेज फूड में। तो ये अब किस में जाना चाहिए? तो देखिए
हैपनिंग इन इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड ट्रैक्ड। तो अगर ये ऑब्जर्वेशनल फीचर्स है तो इसका जवाब इवेंट होना चाहिए। या फिर इंस्टीट्यूट ने अगर उसे दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करे जिसमें वो क्या बोल रहा है, यूजुअली सजेस्ट द पैटर्न ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो कोई भी अगर चेंज है इन अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे ऑयली से यहाँ पे उसमें आ रहे हैं तो ट्रेंड बनता है, तो इसका सजेस्टेड तो ट्रेंड होना चाहिए। बट जैसे मैंने बोला जहाँ भी जो भी थोड़ा सा भी ट्रिकी रहेगा तो हम उसको टू बी मोर 100% अप्रोप्रिएट आंसर की का वेट करेंगे। तो चेक वेट करते हैं इसका आंसर इंस्टीट्यूट किस एंगल से देती है, वेदर उसे इवेंट मानती है कि ट्रेंड मानती है। ठीक है, नेक्स्ट 63 में आते हैं, वेयर इज द इंडिया लार्जेस्ट एसईजेड। दोस्तों एसईजेड से पूछा है, बिल्कुल अदानी पोर्ट का सवाल है ये, जो आपका चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, और उसका लार्जेस्ट एसईजेड जो एसईजेड है बोलने की जरूरत नहीं है, मुंद्रा में है। ये आप बिल्कुल स्टडी मटेरियल से कभी भी कोरिलेट करते जाएंगे तो आपको चैप्टर 3 में अदानी के बारे में जब आएंगे तो आप उसमें आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो देखिए अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में APSEZ, that is Adani Ports and Special Economic Zones, represents large network of ports with India's largest SEZ at मुंद्रा। तो इस सवाल का जवाब हमें मिल गया कि ये कहाँ पे होगा, मुंद्रा पे है, दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं 64 में, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, ये जितने भी हैं दे आर ऑपरेटिंग इन इंडियन एविएशन आर अ रिजल्ट ऑफ। ये सब क्या है भैया, पहले एयर इंडिया चलता था, लेकिन आज की तारीख में आपको फ्लाइट में जाना है तो इंडिगो में जा सकते हैं, स्पाइस जेट में जा सकते हैं, विस्तारा में जा सकते हैं। बिल्कुल ये प्राइवेटाइजेशन का ही नतीजा है जिसके कारण ये सारे लोग जो हैं वो आ गए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर फर्दरिंग एंड फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन इंडिया। तो बिजनेस को फैसिलिटेट करना, फर्दर करना, तो वो कौन सा इनिशिएटिव है। तो क्या जीएसटी से बिजनेस इनिशिएट हो रहे हैं, फैसिलिटेट हो रहे हैं। जीएसटी तो टैक्सेशन का लॉ है। मेक इन इंडिया, हाँ मेक इन इंडिया से बिल्कुल आत्मनिर्भरता बन रही है, जिसमें लोग आ रहे हैं, बिजनेसेस अपना चालू कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको मदद कर रही है कि अगर आप इंडिया में बनाओगे तो हम आपको बहुत सारी मदद करेंगे। तो 100% इसका आंसर हैज टू बी मेक इन इंडिया। स्किल इंडिया से तो आपकी काबिलियत बढ़ाई जा रही है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कंप्लीटली डिफरेंट एरिना पे है। तो इसका सही जवाब मेक इन इंडिया होना चाहिए। देखिए अगले सवाल पे आते हैं, अ स्टॉक मार्केट वेयर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर वेरी लो एंड वोलेटिलिटी इन द मार्केट इज ह्यूज। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जहां पे ट्रांजेक्शंस बहुत कम होते हैं लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। याद करिए मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे मार्केट को थिन मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे मतलब लोग बहुत कम रहते हैं, बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी भारी रहती है। बेचने वाला कोई दाम पे बेच रहा है, खरीदने वाला कोई दाम पे खरीद रहा है। तो ऐसे मार्केट को थिन मार्केट के नाम से जाना जाता है। अगला आते हैं सवाल नंबर 67 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस। इनमें से क्या बिजनेस से एसोसिएट नहीं किया जा सकता। थोड़ा सोच समझ के इस सवाल को पढ़ते हैं। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर कोर टू एवरी बिजनेस। हर बिजनेस के कोर में रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, इसे बिजनेस से एसोसिएट करना बिल्कुल ठीक है। ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस। लो जी, ऐसी बात बोल दिया। आगे देखते हैं, इस पे तो सुई अटकी है, लेकिन थोड़ा सा आगे देखते हैं कोई बेटर ऑप्शन मिलता है क्या। कैपिटल इज नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज बेटर टू बी अवेयर ऑफ लीगल कंप्लायंसेस फॉर ऑल बिजनेस, 100% करेक्ट। कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले लीगल कंप्लायंसेस तो पता होने चाहिए आपको। तो ऑप्शन A, C, D तो दोस्तों बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसका सही जवाब बी होना चाहिए कि क्या केवल एजुकेटेड लोग ही बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो आज इंडिया की जितनी नामी गिरामी कंपनियां हैं वो उस लेवल पे पहुंचती नहीं, अगर सिर्फ एजुकेशन ही एक क्राइटेरिया होता तो इसका आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन बी है। Next, which of the following internal strategies to respond to environment involves formulation and clarification of organization mission। तो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को क्लैरिफाई करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्स होता है। बोलो जी, कॉम्पिटिटिव होता है क्या। कंपटीशन तो एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए होता है। डायनामिक रिस्पॉन्स तो बहुत जल्दी पहले कोई काम करने के लिए होता है, वो तो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स हो जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्स मिल बांट के करेंगे, क्या ये चीज बोलना चाह रहे हैं क्या क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, क्लैरिटी उसमें लाना है, तो ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, ये सवाल कौन से चैप्टर से है, ये भी चैप्टर 2 का ही सवाल है। चैप्टर 2 में अगर आप ये इस पे आएंगे, चलिए आइए देखते हैं क्या ये हम कोरिलेट कर पा रहे हैं।
तो देखते हैं ये रिस्पॉन्सेज, ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। तो इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, 3 रिस्पॉन्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव, कलेक्टिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में देखिए क्या लिखा पाए, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स इज एडमिनिस्ट्रेटिव विच इंक्लूड्स फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन। ओहो, इंस्टीट्यूट छुपी नहीं हमसे, ये लाइन हमने खोज निकाली। तो द करेक्ट आंसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। अगला सवाल 69, इन विच स्टेट डिड जमनालाल बजाज स्टार्ट बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो की शुरुआत किस शहर में हुई थी? स्टेट पूछ रहा है आपसे, करेक्ट, सिटी नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। तो किस राज्य में हुई थी, नॉट शहर, किस राज्य में हुई थी। तो बजाज ऑटो, उसका हेड ऑफिस आपको पता है दोस्तों कहाँ पे है? पता है ना? बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है, पुणे में है। और पुणे मतलब कौन सा स्टेट हो गया? वो स्टेट हो गया महाराष्ट्र। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से हुई थी। बिल्कुल आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आपके चैप्टर 3 के बजाज ऑटो वाले टॉपिक से। तो बजाज ऑटो को अगर आप निकालेंगे, ये रहा आपके सामने बजाज ऑटो की शुरुआत। देखिए ऑब्वियसली पुणे महाराष्ट्र में 1940, सॉरी करेक्शन, पुणे में तो उसका क्या है, पुणे में उसका हेड ऑफिस है। उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इट वॉज फाउंडेड बाय जमनालाल बजाज इन राजस्थान। देखो दोस्तों क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला? राजस्थान मिला। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है राजस्थान, करेक्ट। तो यहाँ पे शुरुआत ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ पे हुआ? वो राजस्थान में हुआ। अगले में आते हैं, फेमा। फेमा तो पुराना कानून है कि नया कानून है? बिल्कुल फेमा नया कानून है। किसको रिप्लेस करके आया था? फेरा को रिप्लेस करके आया था। फेरा 1973 का था, फेमा 99 का था। तो फेमा वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी? फेमा क्या है? एक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी है, एक रेगुलेटरी पॉलिसी है, एक फैसिलिटेटिंग पॉलिसी है, कि एक एडवाइजरी है? तो फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, कोई भी चीज को मैनेज करना। तो उसके लिए क्या होता है, आज फॉरेक्स से जो भी चीजें आ रही हैं उसको पूरा मैनेज करने का कामकाज फेमा अथॉरिटी के पास है। तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका ये पूरे कामकाज उसको दिए गए हैं, बाहर से पैसा आना ले जाना उसको लेके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन? फंडिंग मतलब बात होती है पैसों से, तो इनमें से क्या एक फंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है? कौन पैसा नहीं देता है? वर्ल्ड बैंक बिल्कुल पैसा बांटता है। नबार्ड, ये भी तो पैसा बांटता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओहो रिजर्व बैंक क्या हमको पैसा बांटता है क्या? द आंसर इज नो 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 नो, रिजर्व बैंक फंडिंग इंस्टीट्यूशन तो नहीं है। और लास्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी फंड से लेना देना होता है। तो बाकी तीनों ऑर्गेनाइजेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। RBI जो है वो इंटरनली वो रेगुलेटर है। नेक्स्ट, a company is said to undergo dash when its assets are sold off piecemeal rather than one single operating entity। तो इकट्ठा एक साथ पूरे बिजनेस को बेचने के बजाय जब उसकी एसेट्स टुकड़ों टुकड़ों में बिकती है, तो कंपनी किस प्रक्रिया से गुजर रही है बोला जाता है? क्या वो एक्विजिशन है? ना जी, वो तो खरीदने वाले के लिए होता है ना। मर्जर, दो कंपनियां जुड़ रही हैं? ना जी ना। लिक्विडेशन, बिल्कुल बिल्कुल, लिक्विडेशन के दौरान ही कंपनी क्या करती है, अपनी सारी एसेट्स बेचती है एक एक करके, और जो पैसा आता है उस पैसे को फिर अल्टीमेटली से अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करती है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ इट शुड बी लिक्विडेशन। नेक्स्ट, डॉर्मेंट कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? देखिए बड़ी चालाक है इंस्टीट्यूट, उनको पता है कि बच्चे जब BCK के पेपर में दे रहे हैं तो उन्होंने CA फाउंडेशन लॉ भी पढ़ रखा है, और जब लॉ पढ़ रखा है तो उसमें कंपनीज एक्ट भी पढ़ रखा है, और इसलिए उन्होंने ये मिक्स करके सवाल डाल दिया। डॉर्मेंट कंपनीज का कंसेप्ट जब मैंने आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाया था उसमें समझाया था कि डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है। तो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बने, कोई भी इंटेलेक्चुअल एसेट्स राइट्स को होल्ड करने के लिए बनती है, ऐसी कंपनीज को डॉर्मेंट कंपनीज के नाम से जो है बनाया जाता है, कि मैं आज बना के रख देता हूँ ताकि फ्यूचर में इनका कामकाज कर सकूं। तो इसका आंसर तो बोथ A and B होता है। और ऑप्शन डी बोल रहे हैं क्रिएटिंग अ डमी कंपनी टू बुक इनसिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। केवल क्या इसीलिए बनता है क्या? ओनली नहीं, इसके लिए तो रहता ही है, पर बाकी चीजों के लिए भी रहता है। नेक्स्ट, डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब देखिए ये एक जनरल सा सवाल पूछ लिया, क्योंकि BC के एक जनरल टॉपिक भी है, तो हर चीज आपको बुक से ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार आपको कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ता है। तो
तो डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग, कौन से डेटा से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें हम अगेन कोशिश करते हैं, वी हैव टू वेट फॉर द आंसर की, लेकिन कोशिश करते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। डेटाबेस, डेटाबेस तो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ना, हम जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। इंफॉर्मेशन, जो जानकारी मिलती है मैं उसी से तो डिसीजन लेता हूँ ना, आपको कोई भी चीज इंफॉर्मेशन आती है तब आप डिसीजन लेते हो। तो मैक्सिमम टू द एक्सटेंट कवर्ड, इसका प्रोबेबल आंसर जो है वो बी ही रहना चाहिए। रिसोर्स, रिसोर्स तो हमें जिससे हम कोई भी चीज करते हैं वो होता है, जैसे आपको सीए करना है तो उसका रिसोर्स मटेरियल आप वेबसाइट में जाएंगे तो मिलेगा, और लॉ तो कानून होता है। तो ये चारों गिवन ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन का लगता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजन ऑफ एयरटेल, इनमें से क्या एयरटेल का विजन है। एयरटेल के विजन को समझना है तो हमें जाना पड़ेगा भारती, सुनील भारती मित्तल के पास, दैट इज भारती एयरटेल। अब इसका विजन क्या है पूछ रहा है, देखो दोस्तों ये उसका विजन है, टू एनरिच द लाइव्स ऑफ कस्टमर, द कंपनीज ऑब्सेशन इज टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ थ्रू एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस। इसके लिए एयरटेल प्रतिबद्ध है। तो देखिए इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन कौन सा है। मेक बेस्ट क्वालिटी कॉल्स, विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, विन ओवर कॉम्पिटिशन एंड प्रोवाइड चीपेस्ट इंटरनेट इन इंडिया। तो विजन क्या है, विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर एयरटेल। नेक्स्ट, एफडीआई, एफडीआई इज restricted in which of the following sectors of economy in India। किस सेक्टर में एफडीआई रेस्ट्रिक्टेड बोल रहे हैं ना, सवाल फिर बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ा करिए, जल्दबाजी में मत रहिएगा आंसर देने की। किस पे एफडीआई रेस्ट्रिक्टेड है। हेल्थ केयर बिल्कुल नहीं जी, बाहर से लोग आते हैं हॉस्पिटल का काम इंडिया में करते हैं, हेल्थ केयर बिजनेसेस एफडीआई परमिसिबल है। ऑनलाइन गेमिंग बताओ इतना बड़ा मार्केट चल रहा है। एजुकेशन बिल्कुल ये भी होता है। एटॉमिक एनर्जी भैया ये हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं, ये तो इंडिया की सिक्योरिटी का सवाल आ जाता है ना। तो ये सवाल किस चैप्टर से रिलेटेड दिख रहा है आपको, ये सवाल आपका एफडीआई एफआईआई वाले टॉपिक से रिलेटेड है कि किसमें एफडीआई प्रोहिबिटेड है। तो देखो चलो आ जाते हैं एफडीआई, ये 4th चैप्टर में एफडीआई किसमें प्रोहिबिटेड है, तो ये प्रोहिबिशन की लिस्ट आ गई आपके सामने। हियर आर फ्यू सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड अंडर गवर्नमेंट रूट एज वेल एज एटॉमिक रूट। और सबसे पहला नाम ही आपको वहां पे क्या मिल जाता है, सबसे पहला नाम ही मिल जाता है एटॉमिक एनर्जी का। सो द करेक्ट आंसर इज एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट, all scheduled banks are required to maintain certain minimum cash reserve ratio with RBI। आपको पता है हर बैंक को जितना भी पैसा लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। दिस प्रोविजंस enables RBI to ensure what, ये करके RBI क्या करता है, फॉरेक्स रेट को फ्लक्चुएट करने से रोकता है। ओहो ये पैसे का फॉरेक्स से क्या लेना देना, ना जी ना, वो तो नहीं लग रहा। क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री, कंट्री की क्रेडिट पोजीशन स्टेबिलिटी आती है इससे कि हाँ भैया सारा पैसा आया और लोन बांट दिए तो भैया अचानक से इम्बैलेंस आ जाएगा इकोनॉमी में। ये थोड़ा सा सेंसिबल ऑप्शन लग रहा है। आगे देखते हैं, सेविंग्स ऑफ पीपल, अरे पीपल की जो सेविंग्स है क्या मतलब सीआरआर से वो समझ में आता है क्या कि पीपल कितना सेव कर रहे हैं। और कलेक्ट पब्लिक डेटा ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल, मनी हेल्ड बाय पीपल का पब्लिक डेटा वो तो ऐसे ही अवेलेबल है, उसके लिए सीआरआर की क्या जरूरत है। तो अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस credit positions is the most probable high likely answer for this question. Waiting for the answer key. The marketing department of Go Now Private Limited divided the consumers into different groups based on their characteristics। यानी एक कंपनी है गो नाउ प्राइवेट लिमिटेड, उसने कंज्यूमर को अलग अलग पार्ट्स में बांटा, जैसे कि उनकी बाइंग फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल कितना खर्चा करते हैं, एज, प्रेफरेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फोकस्ड ऑन, यानी इनमें से किस पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने फोकस किया। इज इट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट डिवीजन, मार्केट एनालिसिस और मार्केट ग्रुपिंग। तो इनमें से क्या है, तो यानी ये डेफिनेशन से रिलेट करता हुआ है। तो इसमें से आप जब जाएंगे कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, तो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में इससे जुड़ी हुई कुछ बात देखते हैं कहीं मिलती है क्या। तो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में हूँ मैं आपके साथ, तो आप भी मेरे साथ चलिएगा। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी उसमें देखते हैं क्या बोलता है, मार्केट से रिलेटेड कुछ बात बोलता है क्या। तो देखिए ये आ गया मार्केट से रिलेटेड डेफिनेशन जो है। मार्केट सेगमेंटेशन एक ऑप्शन था ना, चलो उसी को पढ़ते हैं। इट इज डिवाइडिंग कंज्यूमर्स
इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, तो डिलीवर स्पेशली डिजाइंड एडवर्टीजमेंट दैट मीट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एज क्लोजली एज पॉसिबल। तो उस चीज के लिए ये काम किया जाता है डिवीजन। तो अल्टीमेटली इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो मार्केट सेगमेंटेशन ही है, ताकि उससे डिवाइड किया जा सके। वो हो अगला सवाल के चेहरे से सवाल आने से पहले ही आपके चेहरों पे हंसी आ गई। हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्या बोलते हैं? अरे भैया उसी को तो कर्ता बोलते हैं, क्योंकि एचईएफ का सारा काम कौन करता है? कर्ता ही करता है। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 80। मतलब देखो हम मिडवे आ चुके हैं। बीसीके में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, ये उसका 20वां सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल हिस्सा नहीं है? लेबर यूनियंस, कॉर्पोरेट कल्चर्स, कस्टमर्स या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनमें से क्या नहीं है? नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, नॉट अ पार्ट। फिर ध्यान देना, ठीक है? तो फिर आपको समझ में आ गया ये कौन से क्वेश्चन, ये कौन से चैप्टर से है? चैप्टर 2। चैप्टर 2 में इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स होते हैं ना, ऐसा एक टॉपिक पढ़ा था ना बच्चों। बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते कि नहीं पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको हमने, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। तो देखो आइए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये आ गया कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में के कंपोनेंट्स में देखो क्या क्या ऑप्शन था, उसी को खोजते हैं, हमारा आंसर इसी से मिल जाना चाहिए। तो देखिए इससे खोजने पे क्या है, सबसे पहले नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट है ना। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में देखो पहला ऑप्शन क्या था? लेबर यूनियन। खोजते हैं क्या लेबर यूनियन है क्या? ये देखो जी मिल गया लेबर यूनियन, लेबर यूनियन तो मिल गया। अगला ऑप्शन क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर। क्या कॉर्पोरेट कल्चर दिख रहा है क्या जी? वो देखो जी इंटरनल में कॉर्पोरेट कल्चर भी दिख गया। तीसरा क्या है? कस्टमर्स। और चौथा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या कस्टमर्स कहीं दिख रहा है क्या? ओहो कस्टमर तो यहाँ बैठा है भैया। चलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओहो ऑर्गेनाइजेशन मिल गया। तो मतलब बाकी 3 इंटरनल के थे, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कस्टमर्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स डज भारत पेट्रोलियम लिमिटेड हैव? यानी बीपीसीएल की कितनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं इंडिया में? तो यस, अगेन ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है। बीपीसीएल में जब आप जाएंगे तो इसका जवाब आपको बीपीसीएल से मिलेगा कि उसकी कितनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। चलिए देखिए ये बीपीसीएल का आपके सामने आ गया। अब उसकी टोटल, ये देखिए दिस इज बीपीसीएल। अब इसकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स अगर आपको खोजनी है तो हाँ देखते हैं, कहीं तो हमें मिल ही जाएगा कि उसकी ओवरऑल कितनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, जिसको हम एसबीयूज के नाम से जानते हैं। ओहो देखो, पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट सर्विसेज, इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? द कंपनी बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 7 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जैसे कि रिटेल, लुब्रिकेंट्स, एविएशन, रिफाइनरी, गैस, आईएनसीज, एलपीजीज। तो ये 7 उसमें डिवाइडेड है। तो बिल्कुल इसका जवाब 7 होना है। 7 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, अलग अलग चीज़ें जो बीवीसीएल बेचता है। नेक्स्ट, the following statement characterizes public policy making but one of them is false। मतलब बाकी सब पब्लिक पॉलिसी के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती है, पर एक फॉल्स है। बताइए वो कौन सा है? इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। वो पब्लिक पॉलिसी कलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ा था ना, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल 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 याद आ रहा है। इट कैन ओनली बी फॉर्मुलेटेड इन मिक्स्ड इकोनॉमिक सेटअप। जहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी है वहीं पे पब्लिक पॉलिसी होता है। इसका मतलब बाकी इकोनॉमीज में पब्लिक पॉलिसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। थोड़ा सा डाउट जा रहा है इस पे, मुश्किल लग रहा है ये। नेक्स्ट, इट फोकसेज ऑन गोल्स एंड रिजल्ट। बाप रे, गोल ओरिएंटेड ही तो होती है पब्लिक पॉलिसी। इट इज ऑलवेज फॉर्मुलेटेड विद पॉजिटिव इंटेंट। हमेशा ऑब्जेक्टिव तो पॉजिटिविटी फैलाना ही होता है ना। तो बिल्कुल ये 3 तो सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यही ऑड वन आउट है कि केवल मिक्स इकोनॉमी में ही पब्लिक पॉलिसी होती है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ IRDAI एक्ट कैन IRDA फंक्शंस एंड इम्पार्ट्स इट्स ड्यूटीज? उसकी फंक्शंस, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब कहाँ हैं? बिल्कुल ये सब मिल जाएगा हमें सेक्शन 14 ऑफ IRDAI एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अगला, टोकन मनी पेड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन। जब भी कोई चीज नेगोशिएट करते हैं तो उस समय आपको पता है कुछ टोकन मनी दिया जाता है, उस टोकन मनी को क्या कहते हैं? अर्ली मनी डिपॉजिट ना, अर्निंग मनी डिपॉजिट ना जी ना,
टोकन ई कैश, ये तो ऑनलाइन खरीदी वरीदी से रिलेट करते हैं। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, बिल्कुल यही कहते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ईएमडी जिसको हम बोलते हैं, कि जब भी आप कोई नेगोशिएट करते हैं, कोई डील करते हैं, तो उसमें जो शुरुआत में आप कुछ पैसा जो एज अ टोकन देते हैं, उसे ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोला जाता है। चैप्टर 6 का रेफरेंस आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से क्या एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? स्वीट शॉप, ओहो मिठाई की दुकान, लालच मत करिए, स्वीट मिठाई की दुकान है तो मिठाई की दुकान तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए ही है ना। सेलिंग सीड्स ऑफ रेयर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो बहुत रेयर है उनकी सीड्स बेचना, तो फ्री में तो नहीं बेची जाती ना, तो ये भी इकोनॉमिक नेचर ही है। सर्विंग फ्री वाटर ऑन अ हॉट समर डे, बहुत गर्मी है उस समय मुफ्त में पानी बांटा जाता है कई जगह, तो ये तो अच्छा काम है ना, समाज सेवा बोलते हैं इसको हम, इसका इकोनॉमिक से क्या लेना देना, तो दिस इज नॉन इकोनॉमिक लग रहा है। और विलेज स्कूल कारपेंटर, अरे भैया विलेज का हो कि शहरों का हो, कारपेंटर कर रहा है पैसे लेगा ना, वो तो उसका काम है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऑप्शन सी सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, 85 का आंसर सी होना चाहिए। तो अगला सवाल 86 देखिए, लग्जरी होटल्स एंड लग्जरी कार्स। लग्जरी होटल्स मतलब समझो 5 स्टार होटल ताज, लग्जरी कार मतलब समझो BMW, compete to get attract the disposal income of affluent customers। आपको कुछ याद आ रहा है ना, जब मैंने क्लासेस में आपको सिखाया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था फॉरेन ट्रिप जाए कि एक कार खरीदें, मैंने उसका एग्जांपल दिया था। ये क्या है, अब मान लो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आपके दो ऑप्शन है, या तो ताज में जाके एक हफ्ता आराम से छुट्टी मना के आए, होटल ताज में कमरा बुक करके आराम से रहें एक हफ्ता, और दूसरा ऑप्शन है कि BMW खरीद लें। अब BMW और होटल ताज के बीच में क्या कंपटीशन है? डायरेक्ट तो है नहीं, दोनों एक चीज तो नहीं बेच रहे, एक होटल का है एक कार का है। इनडायरेक्ट, बिल्कुल इट्स अ केस ऑफ इनडायरेक्ट कंपटीशन, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इनकम है, अगर मैं ताज में रुक गया तो एक हफ्ते में पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, वही कार खरीद ली तो ताज में नहीं रुक सकता, तो देयर इज अ इनडायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन द टू। नेक्स्ट 87, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, ओन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ओन करता है? इंडियन ऑयल, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। GAIL, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। भारत पेट्रोलियम भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। और रिलायंस तो भैया वो तो गवर्नमेंट नहीं है ना। पर अब ये बाकी तीनों यानी ABC में कौन सा है, तो चलिए इसका जवाब मैं आपसे ही खुजवाता हूं। वी आर कमिंग टू चैप्टर 3। कौन कौन सा ऑप्शन है? BPCL था ना एक ऑप्शन, भारत पेट्रोलियम, तो भारत पेट्रोलियम तो यही है, देख लेते हैं भारत पेट्रोलियम क्या है। ओनरशिप ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगली कंपनी आते हैं हम, जो आपके ऑप्शंस में है वो है GAIL, अभी गया GAIL। ओ देखो जी क्या मिल गया, ओनरशिप ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आ गया ना जी, बिल्कुल 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 सही जवाब है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का ओनरशिप किस कंपनी का है? GAIL लिमिटेड। नेक्स्ट, NABARD एज अ डेवलपमेंट बैंक इज कंसर्न विथ वेरियस सेगमेंट्स एंड इश्यूज एक्सेप्ट, मतलब NABARD हर चीजों की चिंता करता है एक्सेप्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ मैन। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो करता है मैन, ट्राइबल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन ये तो 100% है SHG। वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग, अब देखिए वाटरशेड डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड प्लानिंग वानिंग भी करता है। अब इसमें दो एरियाज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी मदद करता है और उसमें ज्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो 100% करेक्ट है। अब वाटर ट्रीटमेंट की प्लानिंग ये भी करता है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्लानिंग करता है, ये भी NABARD का काम है। बट मैन को ऑल टुगेदर रिजेक्ट करे तो इसके लिए अगेन वी हैव टू वेट फॉर द इंटेंशन कि आज ये किस सेंस में बोल रहा है। बट ज्यादा लाइकली आंसर इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ मैन लगता है, मोस्ट लाइकली आंसर, बट वी कैन क्रॉस चेक विद द आंसर की विच विल बी कमिंग वेरी सून। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 89, करंट रिवर्स रेपो रेट
ओहो, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। करंट रिवर्स रेपो रेट इज 2.5% दिया हुआ है, ठीक है जी। रिवर्स रेपो 2.5%, द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो शेल बी 250 बेसिस पॉइंट। ओहो, बोलने का तरीका तो देखो, रेपो और रिवर्स रेपो में फर्क कितना है ये बता रहा है, 250 बेसिस पॉइंट्स का फर्क है, मान लो ऐसा बोल रहा है। तो 250 बेसिस पॉइंट मतलब कितना हुआ, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% होता है, तो 250 बेसिस पॉइंट मतलब 2.5%। तो रेपो और रिवर्स रेपो में फर्क कितना है, 2.5% का। तो 2.5% प्लस 2.5%, यानी रेपो कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए ना। ये अभी गिवन इंफॉर्मेशन है, अभी तक सवाल पे तो आए नहीं है। आरबीआई इंक्रीजेस रिवर्स रेपो बाय 150 बेसिस पॉइंट। आरबीआई ने क्या किया, रिवर्स रेपो को 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया। 150 बेसिस पॉइंट मतलब कितना परसेंट हुआ, 1.5%। यानी नया रिवर्स रेपो रेट कितना हो गया, 4% हो गया ना, 2.5% प्लस 1.5%, तो नया रिवर्स रेपो हो गया 4%। व्हाट इज द न्यू रेपो रेट, ओहो, अब नया रेपो रेट क्या होगा बताओ। ओहो, जब ये 4 है तो इसमें 2.5% और जोड़ दो, क्योंकि 250 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रहता है, तो कितना हो गया 6.5%। कुछ दिख रहा है कि ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 6.5%। कोई ताकत इस आंसर को गलत नहीं कर सकती। अगले उसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। 5 प्राइवेट बैंक्स and 2 nationalized banks together issued a loan of 2000 crores to, क्या नाम है जी, झक्थी लिमिटेड। झटकी होना था, तुरंत झटक लिया पैसा, 2000 करोड़, फॉर ओपनिंग अ राइस मिल इन 10 रूरल एरियाज इन इंडिया। राइस मिल खोलने के लिए 2000 करोड़ का लोन 5 प्राइवेट बैंकों ने और 2 नेशनलाइज्ड बैंकों ने मिलकर दिया। What are this kind of loans with multiple banks involved called? ऐसे लोन को हम क्या बोलते हैं जी, ओ जी ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। लार्ज बैंक लोन्स, सिंडिकेट लोन्स, ओवरड्राफ्ट लोन, इंडस्ट्रियल लोन्स। जी बिल्कुल सही है, सिंडिकेटेड लोन्स ही बोलते हैं ऐसे लोन्स को, या कंसोर्शियम फाइनेंस जो होता है ना, ये सब ऑल्टरनेटिव्स नेम है उसके, तो सिंडिकेट लोन इज द करेक्ट आंसर। Which type of economic activity requires specialized subject knowledge for rendering of service? Specialized subject knowledge, उसका नॉलेज होना चाहिए तभी आप वो काम कर सकते हो। भैया नॉलेज तो प्रोफेशन से जुड़ी हुई बात है, तो बिल्कुल प्रोफेशन ही इसका आंसर होना चाहिए और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, रेस, एज, इनकम, एजुकेशन बैकग्राउंड, एसेट ओनरशिप, लोकेशन, ये सब पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट है, डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये इनमें से क्या है। चलो इसका जवाब आप ही देंगे ऑब्वियसली, अगेन ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल है, तो इसमें देखिए ऑब्वियसली मैक्रो इन्वायरमेंट है, तो उसमें आते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट में। अब मैक्रो इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स हैं, पहला है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक में देखिए कुछ मिल रहा है क्या आपको, द टर्म डेमोग्राफी डिनोट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस इन एरिया, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, इन वर्ल्ड and includes factors like race, age, income, education, attainment, asset ownership। मिल गया जी जवाब, लो जी हमारा जवाब हमारे पास रेडी हो गया। तो इसका सही जवाब क्या है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। करेक्ट आंसर इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। इन 2008 सेंचुरियन बैंक को किसने अक्वायर किया था, तो 2008 में बड़ी फेमस न्यूज़ थी, सेंचुरियन बैंक को अक्वायर करने वाला कौन था, HDFC बैंक था। तो HDFC बैंक हैड अक्वायर्ड सेंचुरियन बैंक। Next, government organizations were operating at really poor profit margins and insignificant aims and missions. What brought about a change in their operations and ownership? इनमें से क्या उनके ऑपरेशन करने के तरीके और ओनरशिप में बदलाव लाया, तो ऑब्वियसली इसका सबसे प्राइम वजह ही क्या था, प्राइवेटाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही ये सब चीज़ें हुई, जो पहले सब गवर्नमेंट चलाती थी, धीरे धीरे प्राइवेट लोग आए, गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया चीज़ों का और काम करने का तरीका बदला। सो द करेक्ट आंसर विल बी प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेबी नॉट कैटर टू? इनमें से क्या सेबी के एरिया का नहीं है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सेबी देखता है क्या उनको? इन्वेस्टर्स बिल्कुल देखता है।
इंटरमीडियरीज जो भी स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं उनको देखता है। सिक्योरिटी इशूइंग कंपनी मतलब इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, रिसीवर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटरमीडियरीज, इन तीनों को तो देखता ही है। तो कौन बच गया? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a person where a position where a person's assets are not enough to pay off liabilities, मतलब मेरी जितनी एसेट्स नहीं है उससे ज़्यादा लाइबिलिटीज है, इसको क्या बोलते हैं जी? ये तो बड़ा कॉमन टर्म है, इंसॉल्वेंसी ही बोलते हैं इसको। ओहो पॉवर्टी ले गया बेचारा, कहाँ कौन से टॉपिक से कनेक्ट कर रहा है? दिस इज इंसॉल्वेंसी। करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 97 में, Which of the following is not a domain or characteristics of BCK? ओहो BCK का डोमेन बोल रहा है, 3 डोमेन होते थे ना BCK, वास्ट, एक्लेटिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, एवर एक्सपेंडिंग, ऐसा सब होता था ना। वो देखो एवर एक्सपेंडिंग, वास्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी, ये था ही इंडिपेंडेंट। अरे भैया ये उसका डोमेन थोड़ी है। तो ये 97 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 98, while analyzing technological environment which of the following is not considered? तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में किसको कंसिडर नहीं किया जाता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट, करेंट टेक्नोलॉजी बिंग यूज्ड, इसको तो करते ही हैं। अपकमिंग टेक्नोलॉजीज रेलेवेंट टू बिजनेस, इसको भी किया जाता है। रिलेशन विद द कंट्री क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी। अब अगेन वी हैव टू वेट फॉर द करेक्ट आंसर की कि किस सेंस में ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि अगर पैसों के एंगल से बात करूं तो कोई टेक्नोलॉजी महंगी होगी तो मेरे लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। लेकिन कई बार रिलेशनशिप विद कंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया वो टेक्नोलॉजी किस कंट्री से आ रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी इसका आंसर रिलेशनशिप होना चाहिए कि किस कंट्री से वो टेक्नोलॉजी आ रही है। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस के यूजफुल है तो हम वो मंगा लेंगे। पर कैपिटल रिक्वायरमेंट, करंट टेक्नोलॉजी बिंग यूज्ड और अपकमिंग टेक्नोलॉजी, ये तो होने ही चाहिए। करेक्ट। सो हाई लाइकली द प्रोबेबल आंसर शुड बी डी, बट विल कंपेयर इट विद आवर आंसर की। नेक्स्ट, सीएफओ कौन है जी? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो बिल्कुल टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का सीएफओ अगर आपको बताना है तो ऑब्वियसली इसका सही जवाब कॉमन सेंस से बनेगा, कॉमन जनरल नॉलेज से बनेगा। दैट इज मिस्टर कपाड़िया जी। तो कपाड़िया जी इसके करंट सीएफओ हैं। इसको हम आप क्रॉस वेरीफाई भी चाहें तो कर सकते हैं कि हमारे चैप्टर 3 में ऑब्वियसली टाटा सन्स के बारे में पूछ रहा है। तो टाटा सन्स का करंट सीएफओ, यस वी आर कमिंग टू टाटा सन्स, आ गया। वो देखो जी कपाड़िया जी का नाम दिख रहा है सीएफओ की लिस्ट में, बिल्कुल सही पहचाना आपने, तो यही सीएफओ है। आखिरी सवाल, सोशल इक्विटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस आर अ पार्ट ऑफ किस में देखा जाता है? ग्लोबलाइजेशन, ओहो वो तो कम्प्लीटली अलग चीज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेट फॉर इट। लिबरलाइजेशन, अरे ये तो चीज़ों को आसान करना होता है। ब्रांड लॉयल्टी, ये कहाँ मिक्सअप कर दिया मार्केटिंग की दुनिया से। तो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही इसका हिस्सा है, जहाँ पे हम सामाजिक इक्वेलिटी भी चाहते हैं, सोशल इक्विटी, और इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहे, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों लेकिन इन्वायरमेंट भी खराब ना हो। करेक्ट। तो दोस्तों यानी अब पूरा ये जितना भी हमने डिस्कस किया उसको अगर मैं सम अप करूँ तो ये हमारे प्रोबेबल आंसर्स हैं। देखिए जहाँ पे भी हमें आंसर की से एक बार मिलाने की ज़रूरत है वो मैंने आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिया कि एक बार उसे ज़रूर क्रॉस वेरीफाई करिएगा, क्योंकि इंटेंशंस ऑफ द क्वेश्चंस भी कई बार बनाने वाले का और पढ़ने वाले में फ़र्क आता है। बट अदर देन दैट जो भी नॉर्मली लिखा हुआ है वो तो 100% एक्यूरेट, मतलब उसका आंसर तो उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो इस टॉपिक के साथ हमने पूरा बीसीके में जो भी सही सही जवाब हो सकता था और क्वेश्चंस क्या हैं, उनके मतलब क्या हैं, किन किन चैप्टर्स से हैं, उसको पूरा समझने की कोशिश की। अब तक आपकी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से हो चुकी होगी, आप एग्ज़ाम देने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। चलिए नेवर माइंड, उसके लिए आप और थोड़ी सी मेहनत करिए, बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा, फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होइएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद।